Good morning, everyone. Welcome to all this news affair analysis which we are going to conduct today. So we will see one by one किस तरीके से इस हफ्ते की बहुत important news है. एक बार हम देखते हैं क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्ट पास 6% इन जनवरी. सो जनवरी के अंदर 6% इन्फ्लेशन राइज अप हो रहा है. उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है. सो हमारा क्या डायमेंशंस होगा पढ़ने के लिए एक बार हम देखेंगे. दूसरा, अगर आप देख रहे हो इधर तो सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट फॉर बीइंग टेकन लाइटली. सुप्रीम कोर्ट का एक बोलना है कि ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट्स को बहुत लाइटली कंसिडर गवर्नमेंट कर रही है और उसी के लिए थोड़ी सी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने मारी है. तो क्या है पूरा मुद्दा, हम एक बाय एक देखेंगे. तीसरा, अगर हम देखें क्वाड की चौथी मीटिंग हुई है रिसेंटली मेलबर्न के अंदर. एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर अटेंड कर रहे हैं. सो ये मीटिंग का इम्पॉर्टेंस कहाँ है, क्या कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है इंडिया एंड क्वाड के बीच. देन वी विल सी US Indo-Pacific strategy, the very important strategy. This time US has come out with the dedicatedly Indo-Pacific के लिए बताया गया है कि किस तरीके से US का रोल रहेगा. इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष 4.0. अब ये 4.0 से पहले कितनी आई है, क्या है ये, हम एक बाय एक देखेंगे. एंटी लिंचिंग बिल, व्हाट इज पब्लिक ऑर्डर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फेट ऑफ अफगान रिजर्व, लासा फीवर, PM Gati Shakti and prelim series which we are going to see today. Now, starting with the topic inflation itself, basically अभी जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग पता चला है कि inflation has been breached by edges above 6% से ज़्यादा 6.01% इन्फ्लेशन ब्रीच हुआ है. अभी क्या है, कैसे ब्रीच हो गया, ये सारी चीज़ें हम बैकग्राउंड पे जाते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को गवर्नमेंट ने बनाया गया है RBI के थ्रू. दैट MPC एक ऐसी कमेटी है जहाँ पे मेंबर्स हो गए टोटल 6, 3 RBI से एंड 3 गवर्नमेंट से हो गए. अब ये लोग क्या करेंगे, इन्फ्लेशन टैकल करने का काम. सो इन्हें काम दिया गया है टू टैकल द इन्फ्लेशन. फॉर एग्जाम्पल वी विल सी ओवर हियर MPC का टारगेट दिया गया है दैट 4 ± 2%. ये इन्फ्लेशन इसके आसपास रहना चाहिए. तो या तो 2 या तो 6, उसी के बीच के अंदर रहना चाहिए इन्फ्लेशन. ठीक है, बट उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं. अगर ये होता है दैट मीन्स इट अ ब्रिज. अब ये ब्रीच हो जाए ना तब RBI विल बी रिस्पॉन्सिबल टू आंसर कि ये क्यों हुआ है. नाउ कंसिडरिंग ये ब्रीच हुआ है लास्ट टाइम के कंपेयर जून 2021 के बाद पहली बार ब्रीच हुआ है. एंड शक्तिकांत दास जो RBI के गवर्नर है, उनका क्या कहना है दैट डोंट वरी, इन्फ्लेशन वापस से कंट्रोल आ जाएगा, ये उनका कहना है. बट वी विल सी द एनालिसिस, क्या सही में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने वाला है आने वाले टाइम में या नहीं. सो सबसे पहला क्वेश्चन इधर आ जाता है, इन्फ्लेशन किसे हम बोलते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, इट इज़ राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज. जो हम चीज़ें खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आज जो चीज़ आपने 5 रुपये की खरीदी, 1 साल के अंदर उसी का दाम बढ़ जाता है 15 रुपये. तो ये क्या बोला है, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज. तो इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है वो हम वन बाय वन देखते हैं. बट क्वेश्चन इधर है, क्यों सडन इन्फ्लेशन इतना राइज हो रहा है, और ना कि इंडिया में बट वर्ल्ड में हर एक जगह इन्फ्लेशन राइज क्यों हो रहा है. सो फर्स्ट रीज़न इन्फ्लेशन राइज होने का, पहले तो कोविड आया, उसके वजह से लॉकडाउन हो चुका. लॉकडाउन के अंदर हमने देखा जो मेजर कंपनीज थी जो घर बैठ के काम कर सकती थी वो तो घर पे कर रही थी, बट बाकी की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो शट डाउन. एंड जैसे ही लॉकडाउन रिलीज़ हुआ धीरे 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 इकोनॉमी रिवाइव होने लगी. सो वी हैव सीन कि सारी गवर्नमेंट ने स्टिमुलस दिया गया था इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए. फॉर एग्जांपल वी विल सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकेंड जब वेव आया था तब एक स्टिमुलस पैकेज दिया गया था दैट वाज अराउंड 6 लाख करोड़ लोगों के अकाउंट में या थ्रू स्कीम्स ये पैसे
दिए जाएंगे जिससे डिमांड जनरेट हो इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब ये डिमांड जनरेट होगी इकोनॉमी में तो क्या होगा, प्रोडक्शन की डिमांड होगी, चीज़ों की डिमांड होगी, तो इकोनॉमी रिवाइव हो रही, ये गवर्नमेंट ने सोचा। बट हो क्या रहा है, जो कंपनियां सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सारी यूनिट्स जो बंद ताला मार के चले गए थे, अब वो आए वापस से प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया। जितना वो प्रोड्यूस कर रहे थे वो स्केल में पहुंचने के लिए एक इशू उन्होंने फेस किया है। वन इशू इज़ दैट सोशल डिस्टेंसिंग, उसके चलते आधे ही वर्कर काम कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, आधे ही वर्कर काम कर रहे हैं उसके वजह से। नाउ व्हाट वी विल सी, बिकॉज हाफ ऑफ द कैपेसिटी के अंदर यूनिट्स काम कर रही है, तो प्रोडक्शन जितना होना चाहिए वो उतना हो नहीं रहा, इसलिए सप्लाई इतना नहीं है बट डिमांड ज़्यादा है। अब ये जो सप्लाई डिमांड का मिसमैच है, उसी के चलते इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब लोगों के पास पैसे है बिकॉज ऑफ स्टिमुलस, ठीक है, गवर्नमेंट ने दिया कि डिमांड होगी तो इकोनॉमी चलेगी, चलो पैसे दे देते, दे विल यूज़। सो ये स्टिमुलस की वजह से लोगों के पास पैसे आ गए, उन्हें खर्च करना है, उन्हें चीज़ें चाहिए, सो डिमांड बढ़ रही है, पर सामने उतना सप्लाई नहीं है। अब उसी के चलते क्या होगा, मिसमैच, और इसी मिसमैच के चक्कर में इन्फ्लेशन राइज हो रहा है। इंडिया की बात करें तो, और आने वाले टाइम में अगर आरबीआई गवर्नर बोल रहे हैं कि 4 के आसपास इन्फ्लेशन रीच हो जाएगा, रिटर्न टू नॉर्मल, पर हमें ऐसे लग नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस, इन्फ्लेशन एक रीज़न इंडिया में है फ्यूल, जो इंडिया इंपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये फ्यूल की हमने देखी कितनी प्राइस हो रही है इन प्रेजेंट क्राइसिस इन द यूक्रेन, जिसके वजह से हम ये चीज़ देख रहे हैं दैट बैरल कुछ $100 जितना पहुंच चुका है पर बैरल, एंड अभी यहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, इसके चलते एक्चुअली फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा, वी विल सी द रियल रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्यूल प्राइसेस इन इंडियन मार्केट, जिसके वजह से आगे चलते इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। अगर हम बात करें फ्यूल जैसे ही बढ़ता है, फॉर एग्जांपल अभी फ्यूल बढ़ता है तो फ्यूल हर एक चीज़ के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूज़ होता है, तो उससे चलते जो फूड मंडियों में पहुंचाया जाता है वो बढ़ जाता है। सो इसके दाम बढ़ेंगे, हर एक चीज़ के धीरे धीरे दाम बढ़ जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ इट ये क्या होगा, इन्फ्लेशन और राइज अप करेगा रेदर देन रिड्यूसिंग। सो जो स्टेटमेंट दिया गया है, पर हाल के हिसाब से जो कंडीशंस है उसको देख के लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने वाला है या नहीं। सो वी विल सी, पहले तो इन्फ्लेशन क्या है वो आप लोगों ने समझ लिया है, दैट इज़ जस्ट नथिंग बट राइज इन दी गुड्स एंड सर्विसेज, प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन टाइप, वी विल सी, बट क्यों इंडिया में प्राइस राइज हो रहा है वो हमने देख लिया है, कोविड इज़ वन ऑफ द रीज़न। अब बात ये है वर्ल्ड में क्यों प्राइस राइज हो रहा है, सो वी विल सी वर्ल्ड में किन कारणों की वजह से इंक्लूडिंग इंडिया प्राइस राइज हो रहा है। नाउ वन इज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो चिप बनाती है, सो चिप क्राइसिस बीच में न्यूज़ में था, जो वर्ल्ड में फेस हो रहा है चिप क्राइसिस। अब क्या है, मेजरली क्या हुआ, जैसे लॉकडाउन होने वाला था, कोविड आने वाला था, सो ये चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो चिप बना रही थी उनका प्रोडक्शन यूनिट उन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया। क्यों, क्योंकि कौन गाड़ियाँ लेगा, कौन चीज़ें लेगा, तो डिमांड होगी नहीं, सो उन्होंने क्या कर दिया, यूनिट कम कर दिया, धीरे धीरे प्रोडक्शन कम कर दिया। अब उसी के चलते थोड़ी कंपनियों ने ये सोचा कि आने वाले टाइम में जब भी खुलेगा तो शॉर्टेजेस हो जाएगी, बिकॉज ये प्रोडक्शन की यूनिट कम कर रहे हैं, तो उसके ही चलते आधे लोगों ने होर्डिंग करना शुरू कर दिया। नाउ व्हाट हैपन, वी हैव सीन इकोनॉमी खुली, अब चिप की डिमांड, लोगों को डिमांड है गाड़ियों की भी, अब चिप है नहीं, सो गाड़ियाँ वेटिंग में बहुत टाइमों से हो रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ द वर्स्ट हिट बिकॉज ऑफ इट। जो आज आप देख रहे हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वहाँ पे चिप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जो प्रोवाइड करती है बहुत इंपॉर्टेंट है। ना द क्वेश्चन इज, ये चिप है, उसकी डिज़ाइन
यूएस करता है, ठीक है, रिसर्च बेसिकली। एंड इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का काम ताइवान एंड साउथ कोरिया जैसी कंट्री करती है। एंड असेंबल चाइना करता है, और ये सप्लाई करता है पूरे वर्ल्ड में सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। सो अगर ये सब इशू होगा तो सभी कंट्रीज विल बी अफेक्टेड। नाउ व्हाट हैपन, वन रीज़न हमने देखा कि किस तरीके से ओपन होते हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेजेस एंड होर्डिंग। एक सप्लाई डिमांड का मिसमैच की वजह से जो शॉर्टेजेस हो रही है उसके वजह से चिप क्राइसिस आ रहा है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज फेस कर रही है। उसके वजह से कितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के प्लांट भी बंद हुए हैं। नाउ सेकेंड थिंग, वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो लॉकडाउन में हुआ उसके वजह से क्या हुआ, लोगों को पीसी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इन सब की ज़रूरत पड़ी और वो डिमांड बढ़ी बट सप्लाई नहीं। सो एक रीज़न अगेन जिसके वजह से इन्फ्लेशन दिखने को आ रहा है। दूसरी चीज़, अब लोग घर बैठे, दे नीड समथिंग टू डू, सो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दे आर परचेजिंग टू मेक देयर एक्टिविटी। उसी के चलते फिर से चिप की डिमांड है बट सप्लाई उतनी है नहीं। क्लियर? नाउ अगर हम दूसरा देखें रीज़न, दैट इज लेबर क्राइसिस। अब ये सारी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे लेबर्स की ज़रूरत है। लॉकडाउन के चलते लोग माइग्रेट हो चुके हैं, ठीक है, एंड माइग्रेशन की वजह से अब वापस रिटर्न आ नहीं रहे बिकॉज ऑफ अनप्रिडिक्टेबल ऑफ द सिचुएशन। तो कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेबर ही नहीं है काम करने के लिए, तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ाए? तो एक रीज़न है हाफ कैपेसिटी में काम हो रहे, लेबर्स नहीं है और उसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि सप्लाई हो नहीं पा रहा, ठीक है। दूसरा, लेबर्स जो है वो वर्क फ्रॉम होम में इतना पता चला वो पार्ट टाइम जॉब पे शिफ्ट कर रहे आते लोग, काम ही नहीं कर रहे हैं, वर्क ही नहीं करना, थोड़े टाइम के लिए करना है, पार्ट टाइम करना है या खुद का एंटरप्रेन्योर बनना है, तो लोग एंटरप्रेन्योर की तरफ मुड़ रहे हैं। सो अगेन इंडस्ट्रीज़ को जो लेबर चाहिए उसकी क्राइसिस हो रही है और उसी के चलते सप्लाई पे फ़र्क आ रहा है और सप्लाई डिमांड मिसमैच के वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। नाउ लेबर आइडेंटिटी क्राइसिस जो मेजरली यूरोप एंड बाकी की कंट्री फेस कर रही है, सेकेंड रीज़न। नाउ थर्ड रीज़न अगर हम देखें, देन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर शिपिंग इंडस्ट्री। अब क्या हो रहा है, शिपिंग इंडस्ट्रीज कंटेनर लेके जाती है। अब फॉर एग्जांपल यूएस से चाइना एंड चाइना से यूएस जो शिप जाती है, पहले लगता था 2 महीना कंटेनर को खाली करके शिप को रिटर्न भेजने में, अब हो गया है 3 महीना। अभी ये जो टाइम इंक्रीज़ हो गया है इसकी वजह से अगेन सप्लाई क्राइसिस के वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। नाउ वी विल सी कि किस तरीके से ये दोनों चीज़ें कितनी अफेक्ट कर रही है। एक और चीज़ हम देखेंगे, लेबर जो हमने बताया था वो शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर जो कंटेनर हटाने के लिए लेबर होते हैं या खाली करने के लिए, तब लेबर ही नहीं है तो कौन खाली करेगा। दैट्स द रीज़न ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में शिपिंग सेक्टर इज़ अ हिटिंग, जो मेजरली पोर्ट डेवलपमेंट और वहाँ पे लेबर्स की ज़रूरत होती है, वो सारे काम रुक चुके हैं। एक और चीज़ पाया गया, जो कंटेनर्स के डब्बे चाहिए वो कितने डब्बे कहीं दूर खाली पड़े हुए हैं और उनको पहुंचा नहीं पा रहे, और बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर्स ये चीज़ें सप्लाई करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। सो मेजरली ये सारे क्राइसिस है। इसके चलते अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो एक है एमएसएमई सेक्टर। किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर हिट हुआ है? सबसे ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर आज के टाइम पे जॉब एम्प्लॉयमेंट देता है, जीडीपी का आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा एमएसपी देता है। नाउ आफ्टर कोविड व्हाट वी हैव सीन द क्राइसिस इन द लेबर एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो एमएसएमई फेस कर रही है, उसी के चलते कितनी एमएसएमई बंद हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो 57% एमएसएमई थी उसमें से अब कुछ 20% एक्टिव है। तो ये लगा कि लोग फॉर्मलाइज हो गए, बट फॉर्मलाइज नहीं,
इशू हुआ है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेन एंड अदर थिंग्स, ये MSME बंद हो चुकी है, जिसके चलते हम देखेंगे जो डिमांड है उनको फुलफ़िल करने के लिए जो गैप आ रहा है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. आई होप गाइज आप लोग इस चीज़ से क्लियर हो कि रिसेंटली व्हाट आर द मेजर कंडीशंस जिसकी वजह से इन्फ्लेशन इंडिया प्लस वर्ल्ड में क्यों हो रहा है. नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो हम इसमें पढ़ेंगे एंड व्हाट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. पहली चीज़ GS3 के अंदर ये आपका टॉपिक है. प्रीलिम्स के अंदर फैक्चुअल में आ सकता है, तो इन्फ्लेशन के टाइम इन्फ्लेशन क्या है उसका सिंपल सीधा उदाहरण. नाउ इन्फ्लेशन क्या है वो तो हमने पढ़ लिया. अब टाइप, सो वी विल सी मेजरली 4 टाइप होते हैं और भी उसके अलावा कितने टाइप है, तो उसका हर एक का मतलब क्या है, सिर्फ बेसिक डिफरेंस समझ लो, दैट इज़ इनफ. यू डोंट हैव टू बिकम मास्टर इन दिस सब्जेक्ट, बट just have awareness with the things. Now, creeping inflation, then we will see walking, galloping, hyperinflation. ये 4 प्रकार के इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो क्रिपिंग, अब बच्चा जब शुरू करता है तो वो क्या करेगा, क्रॉल करेगा, और उसे ही बोलते हैं क्रिपिंग इन्फ्लेशन. अब क्रॉल वो बहुत स्पीड में तो नहीं करेगा, धीरे धीरे शुरू ही कर रहा है नया नया. सो सेम वे इन्फ्लेशन होता है कोई भी इकोनॉमी में, धीरे धीरे चीज़ों की बढ़ोतरी, बहुत एक्सट्रीम भी नहीं, बहुत धीरे धीरे. अब वो चीज़ अच्छी है, दैट मीन्स कोई चीज़ 3% अ ईयर के अंदर इंक्रीज़ हुई हो तो वो चीज़ बुरी नहीं है. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट ये अच्छी बात है कि इससे क्या होगा, डिमांड जनरेट होगी, तो डिमांड जनरेट होगी तो इकोनॉमी ग्रोथ होगी, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है ये वाला इन्फ्लेशन. ठीक है, क्यों? अब बिकॉज क्रिपिंग इन्फ्लेशन से थोड़ा सा भाव बढ़ा है, थोड़ा सा, तो लोगों के आगे जाके भी ये भाव बढ़ने वाला है, तो ये सोच के वो लोग क्या करेंगे, शॉप करेंगे. तो शॉप करेंगे तो दे विल इंक्रीज द डिमांड, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा. नाउ वी विल सी द सेकेंड टाइप इज वॉकिंग इन्फ्लेशन. अभी वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है, नॉर्मली हम जैसे चल रहे हैं वो ही स्पीड के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है, सो इट विल बी लेस देन 10% अ ईयर जो इंक्रीज हो रहा है. अब आज फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है नेक्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज हो जाएगा इसका, सो क्या करूँगी मैं 10% के अंदर मैं ये सोचूंगी कि नेक्स्ट ईयर बढ़ रहा है तो अभी का मैं ज़्यादा ले लेती हूँ, चाहिए भी नहीं फिर भी ज़्यादा ले लेती हूँ, तो ये चीज़ हानिकारक है. मैं ऐसे ही सब सोचेंगे तो क्या होगा, कुछ एक्सट्रीम डिमांड बढ़ जाएगी, अब इतना तो सप्लाई सामने है नहीं, सो ये वाला इन्फ्लेशन सही नहीं है, ये इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है. ठीक है, देन वी विल सी थर्ड वन, गैलपिंग इन्फ्लेशन, जहाँ पे 10% से ज़्यादा सालाना इन्फ्लेशन हो रहा है, दैट विल बी इन 3 डिजिट्स. अभी ये इन्फ्लेशन ना इकोनॉमी के ऊपर नहीं सीधा नीचे लाने की कोशिश करती, क्योंकि प्राइजेस आज कंपनी ने प्रोड्यूस किया, अगर उसका प्राइस ही वो नहीं रहा तो वैल्यूएशन कैसे करे, प्राइस की कोई वैल्यू नहीं, चीज़ें के लोगों के पास पैसे उसकी भी कोई इतनी वैल्यू नहीं रहेगी इन तादाद पे अगर इन्फ्लेशन पड़ता है. नाउ द लास्ट वन इज़ दी हाइपर इन्फ्लेशन which we are going to see here. 50% बढ़ोतरी होनी अ मंथ या 1000% से ज़्यादा इन एन एनम, दैट मीन्स इट विल बी लाइक 4 डिजिट के अंदर जो इन्फ्लेशन चल रहा है वो तो बाबा क्या ही बोल सकते हैं. आपको एक केला लेने जाना हो, पता चला पूरा का पूरा 3-4 ट्रक भर के रुपए लेके जाने पड़े, सो वो रुपए की कोई वैल्यू नहीं एक केले के लिए, उसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. ऐसी कंडीशन में लोग क्या करेंगे, बार्टर सिस्टम में जाएंगे, पैसे को चला देंगे, कुछ काम के नहीं है ये पैसे. ठीक है, यू विल बी यूजिंग फॉर अ फैन, हवा देने के लिए. लोग सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे. क्लियर? नाउ देयर आर अदर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन विच इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेशन एंड मॉडरेट. क्रॉनिक मतलब यही क्रिपिंग इन्फ्लेशन, अगर वो जो है वो उसकी कांस्टेंट रफ्तार सेम ही रहती है तो आगे जाके वो हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो सकता है, बट थोड़ी बढ़ोतरी थोड़ी गिरावट ये हो तो इट्स ओके. क्लियर? मॉडरेट इन्फ्लेशन इज़ नॉट सीरियस टू एन इकोनॉमी. ठीक है, 10% के अंदर तक है, सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन रेट है, सो इट इज़ व्हाट, क्रिपिंग एंड वॉकिंग का मिश्रण, इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है. नाउ रनिंग इन्फ्लेशन, इट इज़ लाइक 10% एंड 20% पर एनम, इन दोनों के बीच के रेंज के अंदर ये इन्फ्लेशन रहता है. सो मेजरली क्रिपिंग इन्फ्लेशन के अलावा बाकी कोई भी इन्फ्लेशन अच्छे नहीं है, बट क्रिपिंग इन्फ्लेशन की भी
थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होनी चाहिए, दैन इट्स गुड, वरना एक्सट्रीम वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो टर्न हो जाता है हमारे क्रॉनिक इन्फ्लेशन। नाउ व्हाट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? जनरली एमपीसी कमेटी ऐसे ही तो नहीं होगा कि चलो आज डिसाइड करते हैं क्या होना चाहिए इन्फ्लेशन, दे नीड सम इंडेक्स। सो देर आर टू टाइप ऑफ इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या, एक बास्केट है जहाँ पे सारी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिसके बेसिस पे एक एवरेज प्राइस निकलता है, ठीक है। अब एमपीसी कमेटी यूज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो निकालता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक के अंदर एक डिपार्टमेंट है, वो इसके प्राइजेस निकालता है और उसी को ही कंसिडर एमपीसी करती है टू सी इन्फ्लेशन कितना है, ठीक है। नाउ वी विल सी सीपीआई को जनरली ग्रुप किया गया है, एक है ग्रुप फूड एंड बेवरेजेस, दूसरा है फ्यूल एंड लाइट, हाउसिंग एंड क्लोथिंग एंड बेडिंग एंड फुटवेयर। नाउ ये दो ग्रुप है वो ज़्यादा परसेंटेज में रिफ्लेक्ट करता है सीपीआई के अंदर, जो डब्ल्यूपीआई के अंदर नहीं करता, एंड दैट्स द रीज़न इन्फ्लेशन पता चलने के लिए यही दो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 2012 का बेस ईयर है जिसके बेसिस पे वी विल कंपेयर के आज का टाइम और 2012 के बीच में क्या डिफरेंस है, क्लियर। ना देर आर 4 टाइप ऑफ सीपीआई, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल अर्बन कंबाइन, ये 3-4 तरीके हैं। अब ये जो है ये लेबर बेसिस पे है, अब ये कौन निकालेगा, लेबर मिनिस्ट्री, एंड ये जो है ये निकालती है एनएसओ मिनिस्ट्री जो स्टेटिस्टिक की, तो इसी को ही कंसिडर किया जाता है। आई होप आप लोग इस चीज़ को लेके क्लियर हो। ना जो न्यूज़ था मेजरली वो न्यूज़ ये था दैट अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट्स वी फाउंड इन्फ्लेशन एज क्रॉस कर चुका है, 6.01 इज द इन्फ्लेशन। अब ये क्या है, यू कैन सी अर्बन में सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, इट्स नॉट दैट मच चेंज, बट मेजरली हुआ है रूरल एरिया में जहाँ पे 4 से सीधा जंप हुआ है 5.4 एंड उससे और भी उधर जंप हो रहा है। मेजरली फूड इन्फ्लेशन इंडिया में ज़्यादा है। FAO का ये कहना है 30% इन्फ्लेशन इज़ देयर इन द फूड प्राइसेस इन वर्ल्ड, ठीक है। और उसी के चलते फूड इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है तो लोगों की रीच में खाना आना कम हो जाता है और जिसके वजह से आगे जाके इश्यूज़ होते हैं माल न्यूट्रिशन और सब के। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द होल टॉपिक ओवर हियर। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल अपॉइंटमेंट बीइंग टेकन लाइटली। अब पहले इसको समझने से पहले ये थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहूँगी। पहले तो न्यूज़ ये है दैट सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है सेंटर को कि भैया हम जब आपको बोलते हैं तब थोड़ी देर के लिए काम कर लेते हो फिर वापस से भूल जाते हो, मतलब हमें क्या मजाक समझ के रखा है, हमारी पेशेंस की आप लोग टेस्ट ले रहे हो क्या, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो क्या है वाद विवाद, हम समझने की कोशिश करते हैं। नाउ 2020 के अंदर एक ट्रिब्यूनल रूल आया था जिसमें अपॉइंटमेंट का रूल था। अब ये जो ट्रिब्यूनल रूल था उसके जो क्राइटेरिया जो सेक्शंस थे वो इतने अभी डिस्कस करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं। एट दी एंड आई विल से कौन कौन से जो इश्यूज़ है जिसके ऊपर विवाद है। तो मद्रास की जो बार काउंसिल है उन्हें लगा कि यार ये क्या कर रहे, ये तो गलत कर रहे गवर्नमेंट, ये चीज़ें इस सेक्शंस के अंदर है। तो ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि माई बाप सुनिए हमारी बात, गवर्नमेंट है वो ना जो हमारा ट्रिब्यूनल सिस्टम है जो जुडिशरी का एक पार्ट है कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, पावर्स टेकन करने की कोशिश कर रहा है जो हमारे संविधान के खिलाफ है। सो सुप्रीम कोर्ट बोले डोंट वरी, उन्होंने बोला ये सारे जो रूल है वो अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट को लगा ओके ना बोल दिया तो व्हाट हैपन अगेन दे गो ब्रिंग अ न्यू रूल, बट फिर से वही इशू, ये कान नहीं तो ये कान। देन नाउ रिसेंटली व्हाट हैपन, गवर्नमेंट ने थोड़े महीने पहले बिल बनाया है रिफॉर्म का, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल, जो जाके एक्ट बनने गया है। ना ये जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल है उसमें क्या प्रावधान है, सबसे पहले बोला गया है कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो 2 जने का नाम देगी, ठीक है, और वो 2 जने को गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर अपॉइंट
करना है नहीं करना है वो बता देगी ना। दूसरा, उम्र 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, 50 से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा कहना है दैट जो टेन्योरशिप है वो 4 रहेगी। एंड चौथा कहना है कि इनके जो फीस सैलरीज जो है वो डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, अरे गवर्नमेंट, पार्लियामेंट नहीं, गवर्नमेंट जो सेक्रेटरी की है, गवर्नमेंट के अंदर जो सेक्रेटरी पोजीशन के है उनकी ही जितनी फ़ीस इनकी सैलरीज होगी। अब ये जो मुद्दे हैं ना, ये दिख रहा है कि सिलेक्शन कमेटी, अब वो सिलेक्शन कमेटी में गवर्नमेंट ही बैठी होगी, अब वो उन्हीं को अपॉइंट करेगी और ये लोग उन्हें अपॉइंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल जुडिशरी का पार्ट है और अपॉइंटमेंट में जुडिशरी रहना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक अपॉइंटमेंट का। दूसरा, जुडिशरी ने बोला है 67 ईयर्स तक, और ये 50 नहीं, कोई भी एज हो वो अपॉइंट हो सकता है। इसी को चढ़ के उन्होंने बोला 67 विल बी द रिटायरमेंट एज, 5 साल का टेन्योर होना चाहिए। सैलरी इट इज़ इक्विवेलेंट टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जुडिशरी जो है उसी का ही पार्ट एक ट्रिब्यूनल है। तो ये क्या कर रहे हो, ये इंडिपेंडेंस लेने की कोशिश कर रहे हो। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने आपको बोला कि भैया आप वैकेंसी फिल करो, तब इसके ऊपर लगे हुए हो। जो चीज़ हम मना कर रहे हैं, मना का मतलब है नहीं, तो आप एक कान से हटा के दूसरे कान से लाओगे तो वो चीज़ हो नहीं सकेगी। और इसी के चलते इस बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है अच्छे से सेंटर को कि अब आप हमारे पेशेंट की टेस्ट ले रहे हो। पहली चीज़ जो हमने बोला है, अपॉइंटमेंट करो, वैकेंसीज जो इतनी सारी है उससे कम करो, ठीक है। अगर अपॉइंटमेंट नहीं करना है तो ये ट्रिब्यूनल को ही बंद कर दो, या तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस आपके अगेंस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं उसकी आलोचना की जा रही है, मान नहीं रहे, और इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट सीजेआई हमारे बिगड़े हैं, ठीक है। नाउ आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी सीजेआई ने बताया है कि समथिंग अराउंड 240 मेजर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल्स में अच्छे से अच्छे पोजीशन के अंदर सीट्स खाली है ना। क्वेश्चन ये आ जाता है कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर कितने लोग होते हैं। सो आधे होते जुडिशरी, आधे होते टेक्निकल पर्सन। अभी जुडिशरी के लोग हैं, उसी की अपॉइंट के लिए वाद विवाद चल रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दी CJI 240 वैकेंसीज फॉर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इटसेल्फ इज लैकिंग ऑन द ट्रिब्यूनल लाइक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, CAT। सो अगर यहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं होगी तो क्या होगा, केसेस पेंडिंग ही चलते रहेंगे, काम से इसे नहीं हो पाएगा, तो वो ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है, जस्टिस कैसे मिलेगी। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट इस बार बिगड़ी है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सेंटर ट्रिब्यूनल्स में अपना पावर जमाना चाहती है, क्योंकि मेजरली ट्रिब्यूनल के अंदर जो केसेस जाते हैं वो सेंटर गवर्नमेंट के अगेंस्ट के केसेस होते हैं, ठीक है। सो इसी के चलते गवर्नमेंट खुद ही लोगों को बिठाएगी और वो खुद के ही केस के लिए होगी, तो ये कैसे चलेगा। सो कहीं ना कहीं इम्पार्शलिटी रहेगी नहीं, एंड चीज़ों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के अंडरस्टैंडिंग में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ट्रिब्यूनल इज़ अ पार्ट ऑफ जुडिशरी, एंड जिस तरीके से जुडिशरी इंडिपेंडेंट वर्क करती है जो संविधान में दिया है, उसी तरीके से ट्रिब्यूनल का भी फंक्शन होना चाहिए। कितने ट्रिब्यूनल ऐसे हैं जहाँ पे लिखा गया है कि इनके अंदर हाई कोर्ट के पावर्स नहीं है, मतलब हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती है इनके क्षेत्र के अंदर। अब फॉर एग्जांपल वहाँ पे कोई वैकेंसी है, काम हो नहीं रहा, पेंडिंग केस है, एंड हाई कोर्ट में जा नहीं सकता, तो जस्टिस कैसे मिलेगी उनको, राइट। एंड दैट मीन्स जस्टिस इज डिनाइड। वो चीज़ हमारे संविधान के खिलाफ है ना। अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर ट्रिब्यूनल सिस्टम कैसे शुरुआत होता है। सो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ट्रिब्यूनल का प्रावधान करा जाता है। पार्ट 14A आर्टिकल 320 मेजरली जो चीज़ें हैं यहाँ से ही शुरुआत होती है, हम देखेंगे उससे एक बाय 323A। 324 हमारा इलेक्शन कमीशन का है, 323A 323B ये दो आर्टिकल है जिससे ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। अब जो ए वाला है उससे सेंटर के पास पावर है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट है जो दो ट्रिब्यूनल बनाएगी, कैट एंड सैट। कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सैट मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे कौन से केसेस जाएंगे, सर्विस से रिलेटेड, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंटर सर्विसेज जाएंगे कैट के अंदर,
स्टेट की जो सर्विसेज है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अब पार्लियामेंट ही ये दोनों को बनाएंगे। फॉर एग्जांपल गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जीपीएससी या गुजरात के जो स्टेट सर्विसेज के लिए। अब यहाँ पे यहाँ की स्टेट अगर बोले एक ट्रिब्यूनल बनाओ हमारे काम के लिए है, तो ही पार्लियामेंट बनाएगी। अब पार्लियामेंट बनाएगी तो उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे से कुछ भी इशू होगा तो वो सेट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ लाइक स्टेट विल से देन ओनली सेट बनेगा, बट पार्लियामेंट बनाएगी। क्लियर ना। 323B ये ऐसा ट्रिब्यूनल्स है जो स्टेट और सेंटर दोनों बना सकता है ऑन सर्टेन लिस्टेड इश्यूज। फॉर एग्जांपल द इश्यूज आर टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंडस्ट्री एंड लेबर, लैंड रिफॉर्म, सेलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, फूड स्टफ, रेंट, इलेक्शन टू पार्लियामेंट। इन्हीं के ऊपर स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलके, स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलके इसमें ट्रिब्यूनल बना सकते हैं ना। इशू क्या है ट्रिब्यूनल सिस्टम का? तो सबसे पहला इशू हमने देखा वैकेंसी की बात हो रही है। सो वैकेंसी, लॉट्स ऑफ वैकेंसी इज बिन देयर। अब उसी के चलते क्या हो रहा है, वैकेंसी ज़्यादा, पेंडिंग ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं तो जस्टिस हो नहीं रही। दूसरा, अब हमने ये चीज़ देखी ट्रिब्यूनल बनाया इसलिए गया था कि फास्टली वे में रिजोल्यूशन आ जाए, तो जो कोर्ट्स के अंदर केसेस पड़े उनकी लिस्ट कम हो जाए और फटाफट काम हो। बट व्हाट वी हैव फाउंड, ट्रिब्यूनल से सीधा फिर केस जाते हैं हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो चंद्र कुमार की जो जजमेंट है वहाँ पे बोला कि पहले हाई कोर्ट फिर हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपील, तो ये फिर से पेंडिंग के लिस्ट में और बढ़ा हुआ बर्डन। देन अपॉइंटमेंट, कहीं ना कहीं देख रहे हैं अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट खुद करना चाह रही है, जो कहीं ना कहीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप देने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। और उसके चलते ये भी पाया गया है कि ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, कितने ट्रिब्यूनल्स की साइट नहीं है, रीच में नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो ऑल्सो इट इज़ इंक्रीजिंग द ट्रिब्यूनलाइजेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। देन अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, अगर गवर्नमेंट जो पावर्स है वो ही इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी तो फिर एग्जीक्यूटिव ही दोनों जॉब करेगा, तो वो मतलब नहीं है। आर्टिकल 15(1) के खिलाफ है। सो ये सारे मेजर इशू है। आई होप आप क्लियर हो गए इस टॉपिक से। नाउ 4th मीटिंग क्वाड की हुई है, फॉरेन मिनिस्टर गए हैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न सिटी के अंदर, वहाँ पे 4 के 4 मिलके बातचीत की एंड फाइनल एक चीज़ का स्टेटमेंट बाहर आया। इस स्टेटमेंट में देखने को आया कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस भी है क्वाड एंड इंडिया के अंदर, और कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस भी है क्वाड के अंदर, ठीक है। क्वाड में स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर रहे हैं, तो क्या कन्वर्जेंस है क्या डाइवर्जेंस है, हम वही चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल ना, सबसे चीज़ ये इस टाइम पे हो रहा है जहाँ पे नाटो एंड रशिया के बीच में जो इशू राइज हो रहा है यूक्रेन का, उसी के वक्त एक कॉर्ट की मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेलबर्न में हो रही है, ठीक है। अब मेजर कन्वर्जेंस पॉइंट और डाइवर्जेंस पॉइंट क्या है, तो इस बार कन्वर्जेंस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी जगह पे क्वाड की साउंडिंग बहुत अच्छी आई। सबसे पहले सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो सिक्योरिटी में क्या हुआ, पहली बार 26/11 पठानकोट, इन सारे टेररिस्ट अटैक के ऊपर क्वाड ने कंडेम किया है। दैट मीन्स इंडिया की सिक्योरिटी को भी नज़र रखा है, कंडेम किया है टेररिस्ट एक्टिविटी को फर्स्ट टाइम बाय द क्वाड, जिसके अंदर यूएस भी है। याद रखना 26/11 के वक्त कुछ ऐसा हुआ नहीं था इतना, बट पहली बार क्वाड ने कंडेम किया। दे ऑल्सो सेड कि जो भी लोग टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं या उनके लैंड में ऑर्गेनाइजेशन को पनाह दे रहे हैं, वो लोगों को भी कंडेम किया है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं चाइना के लिए भी बोला गया है, चाइना अग्रेशन इन द साउथ चाइना सी एंड इवन इन ताइवान। सो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी के मुद्दे में इन 30 चीज़ों के ऊपर क्वाड ने अपना स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। अब दूसरी बात करें, ये तो एक बात हुई जहाँ पे कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस की बात चल रही है। दूसरी है वैक्सीन।
ना क्वाड ने इस बार से याद रखना, क्वाड जो है वो कब बना, कैसे बना, वो बैकग्राउंड अभी मैं दे रही हूँ, बट क्या इस मीटिंग का कन्वर्जेंस है उसे याद रखो कि ये मीटिंग के अंदर किस तरीके से हुआ है। नाउ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ऐसा बोला जाता है, बट क्वाड इज़ नॉट जस्ट ओनली फॉर सिक्योरिटी, बाकी सारे डायमेंशंस में भी वो काम करते हैं। तो इतना मत सोचना कि सिक्योरिटी अलायंस है ना। इधर अगर बैकग्राउंड देखना है तो क्वाड 2007 में एक आइडिया आया था कि यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान मिल के एक क्वाड बनाता है टू टैकल चाइना असर्टिवनेस इन साउथ चाइना सी, ये सोच के, ठीक है, एक सिक्योरिटी अलायंस जैसा उस वक्त पर। अभी उस तरीके से काम नहीं करिए, वो बहुत मल्टी डायमेंशन में काम करी है बाय शिंजो आबे, जापान के जो पीएम है, उन्होंने ये सोचा था कि हम क्वाड बनाते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंड, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी रिलाई करती है चाइना पे, इसलिए वो इतना अग्रेशन नहीं शो करने के लिए रेडी था। बट 2017 इट वॉज अ टाइम जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया इन्वॉल्व इन द मालाबार एक्सरसाइज एंड हाउ द क्वाड स्टार्टेड अप। जो वो गैप आ गया था ना, फिर इंजन आया, पेट्रोल चालू हुआ एंड फिर दौड़ी है, ठीक है। तो इससे चलते इस बार चौथी मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई है, ठीक है। क्लियर बैकग्राउंड। नाउ वैक्सीन की बात करें तो जो सेकेंड कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस चल रहा है। पहला था सिक्योरिटी, जहाँ पे सब सेम थे, दूसरा है वैक्सीन। नाउ वैक्सीन के अंदर बोला है कि इंडिया वैक्सीन प्रोड्यूस करेगी 1 बिलियन, जो क्वाड कंट्रीज़ के अंदर दिया जाएगा, एंड समथिंग अराउंड 1.32 बिलियन अराउंड बाकी की कंट्रीज़ जो बहुत लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्वाड डोनेट करेगी, ठीक है। सो वैक्सीन डिप्लोमेसी क्वाड करना चाह रहा है, ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट इधर, जहाँ पे इंडिया का एक रोल इमर्ज होके आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थ्रू दिस एक वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू हो गई है, एंड इंडिया कोवैक्स जो 2 वैक्सीन है वो सप्लाई करने की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। उसी के चलते ये भी बात हुई है that Australia and India has started supply chain resilience initiative। जो सप्लाई चेन है उसमें रेजिलेंस होना चाहिए। हमने देखा जब कोविड आया तो वुहान के अंदर से ही मेजरली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या बाकी के सारी चीज़ें वहाँ से ही सप्लाई होती है, और जब वो बंद हो गया तो लोगों की सप्लाई चेन अटक गई। उसी के लिए एक सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव एक प्रॉपरली ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में शुरू किया गया है, ठीक है। नाउ थर्ड चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे कन्वर्जेंस होने की संभावना थी, वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दिया जाएगा बाय क्वाड। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें तो क्वाड क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा है, ठीक है, टेररिस्ट के अगेंस्ट काम करने की बात हो रही है, देन जो ओपन सी है नेविगेशन उसके ऊपर बात हो रही है, और वहीं पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिज़ास्टर रिलीफ के लिए दिए जाएंगे क्वाड के द्वारा। अगर कोई छोटे छोटे आइलैंड्स उस एरिया में फंस गए हो, कुछ भी हो, देन क्वाड विल कम टू हेल्प, ठीक है। एंड चौथा है 5G। 5G दे आर सेइंग कि जो लाइक माइंडेड कंट्री है उनके साथ वो 5G टेक्नोलॉजी एनरोल करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं चाइना की हुआई और वो सारी कंपनी को अलग करने की बातें हुई है। सो ये सारे पॉइंट्स है कन्वर्जेंस के। ना डाइवर्जेंस इंडिया और क्वाड का कहाँ हुआ है? इंडिया एंड वर्सेस क्वाड। सबसे पहला डाइवर्जेंस हम देखते हैं इज म्यांमार। अभी म्यांमार में कूप आया मिलिट्री ग्रुप, अब ये सारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, सो मेजरली यूएस ने बोला है कि हम लोग सैंक्शन लगाएंगे, ठीक है, मिलिट्री के ऊपर, म्यांमार के ऊपर, अगर वो नॉर्मल गवर्नमेंट रिज्यूम नहीं कर लेते, जो आसियान के 5 सेंसस पॉइंट है उसके अंदर वो मान नहीं जाते, तो हम सैंक्शन लगाएंगे। इंडिया से हम इससे डाइवर्ज होते ये पॉइंट से, वी आर अगेंस्ट नेशन सैंक्शन। नेशन सैंक्शन मत लगाओ, हम उसके अगेंस्ट हैं। बाकी पे कुछ बोले नहीं, पर नेशन सैंक्शन के खिलाफ बोला है। क्यों इंडिया इस बार नहीं माना?
अंडरस्टैंड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हमारा है उसका मेजर बॉर्डर म्यांमार से जुड़ता है, एंड वहाँ पे जो मिलिटेंट्स काम करते हैं उसी को पनाह जल्दी से उस एरिया में मिल जाती है। इफ़ इंडिया इज़ रेडी टू वर्क विद मिलिट्री फोर्स, वहाँ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट उससे काम करने के लिए इंडिया रेडी है, और उनकी मदद से हम उन लोगों को टैकल कर सकते हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर एजिटेशन, वायलेशन, मिलिट्री अटैक्स जो होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो आर सिक्योरिटी इंटरेस्ट के वजह से हमने म्यांमार के अंदर जो सैंक्शन है वो लगाने के लिए मना कर रहे हैं। हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम तो मिलिट्री गवर्नमेंट से भी रेडी कर देंगे। हमेशा याद रखना, इंटरनेशनल रिलेशन ऑलवेज गो विद द नेशन इंटरेस्ट। फ्रेंड्स एंड अलाइज चेंज होते रहेंगे बट इंटरेस्ट नहीं चेंज होगा। सेकेंड इशू जहाँ पे डाइवर्जेंस था दैट वाज अराउंड कोरिया। अभी है नॉर्थ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टेस्टिंग अभी करी थी, ठीक है, उसी के चलते यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के ऊपर दबाव, प्रेशर, सैंक्शंस लगाने की बात हुई। इंडिया ने इसके ऊपर चुप्पी रखी है। अब इतना याद रखना, ये क्वाड के अंदर सिर्फ इंडिया मात्र एक ऐसा देश है जिसकी नॉर्थ कोरिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज है, एंड वी हैव टाइज, हमारे खुद के इंटरेस्ट है, उसके वजह से हमने इस मुद्दे पे चुप्पी रखी है। हमने प्रो स्टेटमेंट या अगेंस्ट के स्टेटमेंट्स कुछ नहीं दिए हैं। एंड तीसरा आ जाता है हमारा पुराना दोस्त रशिया और यूक्रेन का मामला, जहाँ पे अगेन इंडिया ने डिप्लोमेटिक साइलेंट रखा है। यहाँ पे बात हो रही थी कि यूएस के ऊपर जो नाटो है किस तरीके से एक्ट करेगी अगर रशिया कुछ किया, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, व्हाट विल बी देयर वगैरह वगैरह। इंडिया रिमेन साइलेंट, कुछ नहीं बोला। वाई? याद रखो, यूएनएससी के अंदर जो वीटो पावर P5 कंट्रीज़ के है उसमें रशिया भी है, और जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता है रशिया हमेशा वीटो करता है। सो एक चीज़, हमारी सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन में रशिया के हाथ में, हमेशा वो हमें मदद करता है। तो हम अभी जो रशिया कर रहा है चाहे गलत भी हो, इंडिया विल नॉट से, इसलिए चुप्पी रखी है। दूसरा है हमारा डिफेंस मेजरली रशिया के साथ जुड़ा है, जिन्होंने हमें डिफेंस में रिलायंट होने में बहुत काम करा है, और उसी के चलते हम ये ऐसा नहीं कर सकेंगे एक को अपीस करने के लिए हमारा जो पुराना दोस्त है उसको लिए अगेंस्ट बोले। इसलिए दैट्स दिस टाइम इंडिया रिमेन साइलेंट। इवन ड्यूरिंग द वोटिंग पीरियड रिसेंटली जो यूएनएससी के अंदर हुआ है, इंडिया ने वोट नहीं किया। हमेशा याद रखना भैया, जब हमारे यहाँ पे चाइना आए थे गलवान में अटैक करने के लिए, तो कोई इंटरनेशनल कंडेम सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए गए? जब भी इंडिया की सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आते हैं, मिलिट्री टेररिज्म अटैक होते हैं, तब कोई क्यों कुछ नहीं सैंक्शन लगाता, कुछ करता नहीं है। एक टेररिस्ट को लिस्ट में लाने के लिए इतना टाइम लग जाता है, देन व्हाई इंडिया विल गिव वोट? क्यों आपको वेस्ट कंट्रीज़ पे बोल रहे हो कि इंडिया एब्सटेन कर रहा है वोटिंग से? हमारा इंटरेस्ट है, आप जो बोलोगे वो नहीं होगा। आप हमारे टाइम पे खड़े हुए हो नहीं, सो ऑब्वियसली इंडिया विल नॉट वोट इन यूएनएससी दिस टाइम। नाउ दैट्स इट। ये मेजरली कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस समझ में आ गए हैं आपको? नाउ सो उसी के ऊपर था अफगान क्राइसिस, इंडो पैसिफिक एंड ऑल दिस रिलेटेड दे हैव अ डिस्कशन, और इसलिए ऊपर सारे स्टेटमेंट्स आए गए हैं। नाउ वी विल सी मेजरली एक चीज़ इधर देखने लायक है, जो क्वाड की बात करें, कहीं ना कहीं क्वाड का डाइवर्जेंस अभी जो अलग हो रहा है, ये डाइवर्जेंस है, तो लोगों का कहना है कि क्या क्वाड टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो याद रखो कि भैया थोड़े बहुत डाइवर्जन हो, इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड टिकेगा या नहीं टिकेगा। जब भी डाइवर्जन हो, इंडिया की भी ज़रूरत उतनी ही क्वाड को है टू काउंटर चाइना, ठीक है। सो यूएस अगर थोड़े इश्यूज हो तो बैठ के बात करके निपटाएंगे, बट दे विल नॉट कि क्वाड का रिलेवेंस का ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ वी विल सी यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। रिसेंटली यूएस इंडो पैसिफिक एक स्ट्रेटजी यूएस के द्वारा फाइनली अनाउंस कर दी गई है। उस अनाउंसमेंट में पाया गया है कहीं ना कहीं यूएस ने क्लियर कट चाइना के एग्रेशन को, चाइना को टैकल करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है, इनडायरेक्ट वे और डायरेक्ट वे अगर बोले तो। ना इस स्ट्रेटजी क्यों हमें पढ़नी है? हम तो अमेरिका की एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे,
इसलिए पढ़नी है क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ा सुपर पावर है और वो एक ऐसे रीजन के लिए स्ट्रेटजी निकाला है जहाँ पे इंडिया का रोल भी इम्पॉर्टेंट है. सो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी में रोल ऑफ इंडिया हैज़ बीन शोन, किस तरीके से यूएस उसको सपोर्ट करेगा, किस तरीके से इंडिया का एक्ट होगा. एंड देर आर ऑल्सो टॉक कि बाकी के भी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उससे कैसे यूएस डील करेगा फॉर दिस रीजन. जो उधर होगे भी नहीं, वहाँ पे उनकी कंट्री भी नहीं होगी, फिर भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जॉइंट अप करके उस रीजन पे बात करने की बात हो रही है. ठीक है. सो अगर ये स्ट्रेटेजी का मेन मुद्दा समझना हो तो ये देखो, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है चाइना की, कम्प्लीटली इंडिया को घेर दिया है. ठीक है. और उसी के चलते ये जो इंडो पैसिफिक है वो भी घेरने की कोशिश कर रहा है. यूएस डोंट वांट चाइना इमर्जेंस एज अ सुपर पावर. खुद की हेजेमनी में कोई आके कर जाए तो पसंद नहीं आएगा. उसी के चलते आप देखोगे यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो कहीं ना कहीं चाइना को घेरने की बात है. ना ये स्ट्रेटजी के अगर हम देखते हैं मुद्दा तो आप ये देख पाओगे मेजरली ये स्ट्रेटजी का विजन है फ्री एंड ओपन, कनेक्टेड, प्रॉस्परस, सिक्योर एंड रेसिलेंट. फ्री एंड ओपन, फ्री मतलब फ्रीडम, डेमोक्रेसी. तो वहाँ पे इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर जितनी भी मेजर इंस्टीट्यूट्स है वो डेमोक्रेटिक लाइन पे काम करेगी. सिविल सोसाइटी डेमोक्रेटिक लाइन पे काम करेगी. देन वी विल सी दैट कनेक्शन. अगर हम कनेक्शन की बात करें तो यूएस से इट इज़ फ्लेक्सिबल इन वर्किंग विद अदर ग्रुप्स. तो एक तो क्वाड है, ठीक है. दूसरा आसियान, यूरोपियन यूनियन, नाटो, उन सब के साथ डीपन टाई करेगा. और हमने एक देखा एक नया ही बना है अकस. सो कहीं ना कहीं कनेक्शन, पहले तो डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट वहाँ पे, दूसरा कनेक्शन बिल्ड करना. थर्ड इज कमिंग प्रॉस्परस. उस रीजन को प्रॉस्परस बनाना है. प्रॉस्परस कैसे बनाएंगे? तो उस रीजन को वहाँ पे जो एनवायरनमेंट, लेबर लॉस जो भी सारे हैं उसको डील करते वक्त यूएस विल बी टेकलिंग केयर ऑफ इट. एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का जो काम हो रहा है उसे कम करो, लेबर लॉस अच्छे करो, लेबर्स की लाइफ उससे खतरा नहीं होना चाहिए इस रीजन. देन सिक्योर एंड रेजिलेंट. सिक्योर, ओपन नेविगेशन, ठीक है, कुछ भी होगा वी विल बी देयर टू प्रोटेक्ट. रेजिलेंट, क्लाइमेट चेंज से रेजिलेंट. उन कंट्री को यूएस मदद करेगा टू रिड्यूस दी ग्लोबल वार्मिंग, जो टारगेट पेरिस डील का है उसको अचीव करने में. ठीक है. सो ये विजन का मानना है. इधर इंडिया की रोल की बात करें तो यूएस ने बोला है दैट यूएस विल हेल्प इंडिया टू ग्रो एंड सपोर्ट, हेल्प नहीं सपोर्ट इंडिया टू ग्रो. एक माइंडेड कंट्री है जिसके साथ यूएस काम करेगा. ठीक है. इसलिए हमने देखा है मेजर डिफरेंस उस सब में इंडिया को यूएस ने सहारा दिया है. सो इंडिया को एक लाइक माइंडेड पार्टनर और ड्राइविंग फोर्स क्वाड का माना गया है जो रिस्पॉन्सिबल है उस एरिया के लिए मेजर टू एक्ट. सो कोलैबोरेशन, हेल्थ, स्पेस, साइबर स्पेस, economic contribution to free and open Indo-Pacific region. So you can see India will be, आखिर वो दिन आ गया जहाँ हमें बोला गया. ठीक है ना. चाइना एजर्सिव, चाइना एजर्शन की बात करें तो चाइना किस तरीके से एजर्शन शो कर रहा है. तो अभी रिसेंटली ताइवान के ऊपर जो एजर्शन हो रहा है वो साउथ चाइना सी के अंदर कितने आइलैंड्स पे कब्जा मान रहे हैं, जो स्पार्टले और वो आइलैंड्स का तो है पर बाकी भी आइलैंड्स के ऊपर. देन इंडिया के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हुआ है आशियन कंट्रीज, जापान, उन सबको बुली कर रहा है. तो ये क्या है? चाइना बोलता है ये बाबूराव का स्टाइल है. क्लियर. सो दिस इज द होल टॉपिक अबाउट हियर यूएस इंडो पैसिफिक रीजन एंड व्हाट इज द क्वाड मीटिंग वाज देयर. नाउ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, which of the following can be the reason for greater biological productivity at the tropic as compared to temperate region? Now if you can see the question over here, यहाँ पे पूछा गया है कि क्या बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होती है, टेम्परेट, ट्रॉपिक. उसी के बेसिस पर स्टेटमेंट्स है. स्टेटमेंट्स एक बार देख लीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन समझने की कोशिश की होगी. सबसे पहले अगर यहाँ देखें, लेस एक्सट्रीम सीजनल वेरिएशन एट ट्रॉपिक एज कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन. ऑब्वियसली ट्रॉपिक के अंदर इतना सीजनल वेरिएशन नहीं होता जितना टेम्परेट में होता है. तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ज़्यादा सोलर ट्रॉपिक में ही होता है. सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट. अगर सेकेंड भी पता होता तो ये तो निकल जाता, तो इधर ही ढूंढना है.
अब फर्स्ट पता है कि वहाँ पे वेरिएशन नहीं होता, तो 1 and 2 इज़ करेक्ट। तो भ्राता 3 ही है, अभी देख लेते 3 सही है या नहीं। टॉपिक हैव रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड टेम्परेट, करेक्ट। ट्रॉपिक एरियाज में इतना डिस्टर्बेंस नहीं आया है कंपेयर टू टेम्परेट रीजन, सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दिस इज हाउ environment questions used to come, which relate with your geography. Now, consider the following statement regarding India's State of Forest Report 2021. According to the report, more than half of the states and UTs had more than 33% of their area under forest. Madhya Pradesh has the largest forest cover as a percentage of their total geographical area. Now, which of the above statement is correct? You have to write down इन द कमेंट सेक्शन। देखो स्टेटमेंट समझो, हमने रिसेंटली प्रीवियस लेक्चर में इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ा है। सो अगर हम देखें इधर तो आंसर क्या होगा? सबसे पहले मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट रिपोर्ट में मैंने पढ़ाया था कितने स्टेट्स एंड यूटीज़ है, मोर देन हाफ नहीं है, 18 जितने हैं 33% उनके वहाँ पे ही फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। दूसरा मध्य प्रदेश लार्जेस्ट है बट परसेंटेज में नहीं, टोटल एरिया की बात हो तो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट है, परसेंटेज की बात हो दैन कौन आएगा? मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपका जो स्टेटमेंट है दोनों ही गलत है, सो आंसर विल बी डी। एक्सप्लेनेशन गिवन ओवर हियर इज मिजोरम पहला, दूसरा अरुणाचल प्रदेश इन द टर्म ऑफ परसेंटेज की बात चल रही है। अगर एरिया की बात चले तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश विल बी हाईएस्ट, यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है फॉरेस्ट कवर की। सेकेंड मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़ इन द टॉप 3। 17 स्टेट्स एंड यूटीज है, ठीक है ना। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 4.0। सो हमारे जो माननीय मनसुख मांडविया, हमारे जो एमपी है एंड यूनियन मिनिस्टर भी है हेल्थ के, उन्होंने ये स्कीम जो ऑलरेडी चल रही थी उसका 4.0 वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। इस स्कीम के अंदर कुछ नहीं है, 2 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स को भी वैक्सीनेशन कवरेज के अंदर इंक्लूड करने की बातें हैं। ना 4.0 मतलब पहले भी ये स्कीम का कोई ना कोई वेरिएंट्स आ चुका है, तो 3, 2, 1 आ चुका है। GS2 हेल्थ एंड गवर्नमेंट 4.0, मिशन इंद्रधनुष 2.0, 3.0 एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो क्या क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इधर अगर आपको सीधा समझाए हम, 1978 एक एक्सटेंडेबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था, ठीक है, जिसका आगे जाके 1982 के पास जाके नाम बदल के UIP कर दिया गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सो ऑलमोस्ट 1982-85 के अंदर ये पूरे कवरेजेस बढ़ाने की बात हो रही थी 12 वैक्सीन्स के लिए, ठीक है। 12 वैक्सीन से सिर्फ इसमें इंक्लूडेड थी जो वुमेन एंड चाइल्ड को दिया जा रहा है। अब क्या हुआ इन द टाइम पीरियड देखा गया 2009 से 13, अब यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होने वाले थे, ठीक है, और उसी के चलते इतना बजट स्कैम सब कुछ हो रहा था तो इतना ध्यान नहीं दे पाए एंड जो टारगेट था कम करना MMR एंड IMR वो अचीव हुआ नहीं। टारगेट था 30 एंड 100 जो अचीव हुआ गया नहीं। आज जाके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताता है कि हमारा IMR 32 पहुंचा है एंड MMR 167 है अभी भी, ठीक है। तो उसी के लिए एक कवरेज की पॉलिसी बनाई गई है कि जहाँ पे दिया जाए। अब बिकॉज ऑफ फेलियर इतना सही से नहीं हुआ, गवर्नमेंट नहीं आई 2014, दे लॉन्च मिशन इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष 7 कलर्स इन द रेनबो, ठीक है। सो रेनबो के अंदर जो 7 कलर होते हैं उसी की इंद्रधनुष की बात की है। सो ये जो 7 वैक्सीन्स है, डायपेथीरिया, पर्ट्यूसिस,
अलग अलग जो है टीबी की भी है, पोलियो की है। सो ये सारी वैक्सीन दी जाएगी 2 साल के बच्चों को और मदर को। सो 90% कवरेज करने की बात है इसके अंदर। अब आफ्टर टाइम 19 to 20 के बीच में 2.0 का वर्जन डाला गया, जहाँ पे बात हुई कि जो कवरेज हम देने वाले थे उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए हम स्पेसिफिक जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अलोकेट उधर करी गई है, ब्लॉक्स अलोकेट किए गए हैं, उस पर वैक्सीन्स को ज़्यादा ध्यान दी जाएगी। 3.0 में बात की है, दिस इज़ द टाइम जो कोविड के आसपास का टाइम है, ठीक है, 2020। वहाँ पे जो माइग्रेंट्स हुए तो वो जो आउट ना हो जाए वैक्सीन से, रह ना जाए, उन्हें ध्यान रख के उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर वैक्सीन कवरेज पे फोकस दिया जाएगा। एंड फाइनली द फोर्थ, बिकॉज ऑफ कोविड बहुत अच्छा सा गैप आ चुका है, उसे ही कवर करने के लिए 4.0 शुरुआत किया गया है। नाउ सो वी कैन सी कोविड-19 पैंडमिक जो इम्पैक्ट हुआ है, प्लस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग जो बताया गया है कि कौन सी जगह पे वैक्सीन कवरेज की ज़रूरत है प्रिवेंट करने के लिए। 75 डिस्ट्रिक्ट्स आज़ाद अमृत महोत्सव की जो है 33 स्टेट्स एंड यूटीज़ की वो सिलेक्ट की है, एंड 416 उसी के अंदर ये 75 है जहाँ पे ये कवरेज दिया जाएगा। ना अबाउट मिशन इंद्रधनुष लिख दीजिए, ये डायपेथीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एंड मिसल्स, इनकी वैक्सीन्स दी जाती है स्पेसिफिक। थोड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे और भी बीमारी है, उसको उसी एरिया को ये वाली भी वैक्सीन्स दी जाती है, जो है जापानीज एंसेफेलाइटिस, देन वी विल सी हेमोफिलिया, इन्फ्लुएंजा, इनएक्टिव पोलियो, रूबेला, उनकी सारी वहाँ पे पर्टिकुलरली दी जाएगी। ना ये 2.0 हम बात करें तो पहले तो ये रहा जापानीज एंसेफेलाइटिस, हेमोफिलिया, देन इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस, रूबेला, ये सिलेक्टेड जगह दी गई, बाकी ये हर जगह इनका कवरेज होगा। ये 2014 में की थी आफ्टर क्या, ठीक है, कि वो इशू आ गया उसके वजह से यूआईपी के अंदर। 2.0 स्पेसिफिकली ट्राइबल पॉपुलेशन 272 डिस्ट्रिक्ट 27 स्टेट्स के अंदर, ठीक है, एंड यहाँ पे देखें तो 250 प्री आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन 29 स्टेट फॉर माइग्रेटेड पीपल, उनको कवर करने के लिए है। सो 2 साल के बच्चे एंड मदर उन्हें ही दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है यूआईपी का? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखो, कवरेज करना है, ठीक है, कवरेज होगा, लोगों को प्रोवाइड करना है सर्विसेज अच्छी वाली, एक कोल्ड चेन फैसिलिटी। अभी वैक्सीन हर जगह चाहिए, तो वहाँ कोल्ड चेन तो चाहिए, नहीं तो वैक्सीन पिघल जाएगी, तो वैक्सीन प्रोवाइड करो। डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटर करो कि किस तरीके से हेल्थ कंडीशन या डिसीजेस या परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, ठीक है, एंड हमें सेल्फ सफिशिएंट वैक्सीन प्रोडक्शन में लाना है। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स है यूआईपी के। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, एंटी लिंचिंग बिल की बात करें तो हाल फिलहाल न्यूज़ में ये बिल क्यों है? मेजरली कितनी सारी स्टेट्स जहाँ पे बीजेपी की सरकार ना हो, वो सारी स्टेट्स के अंदर ये बिल लाया गया है। राजस्थान, झारखंड, वी विल सी वेस्ट बंगाल, कैसे यहाँ पे ये बिल की बात चल रही है, और ये बिल बोल रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी डिमांड है कि इसके लिए डेडिकेटेड होना चाहिए एक्ट, पर होम मिनिस्ट्री का ये कहना है, यूनियन होम मिनिस्ट्री का, कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस, बिकॉज ये जो चीज़ है वो ऑलरेडी टैकल हो जाती है आईपीसी के सेक्शन 300 एंड 302 के द्वारा। सो ये सारी बात चल रही है। अब समझना क्या है लिंचिंग क्या है, व्हाट इज़ लिंचिंग, किस तरीके से लिंचिंग होती है, उसके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप दिए। तो पहले डिटेल बात करें तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उनके रिपोर्ट से हमारे पास डेटाज ही नहीं है मॉब लिंचिंग, बिकॉज वो एक कोई अलग कैटेगरी नहीं है, इसलिए वो उसके डेटाज लेते नहीं है। उसी को चलते हम देखेंगे झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड मणिपुर हैव दिस बिल, ठीक है। सो यहाँ पे पास हो चुका है और यहाँ पे पास होने की कगार पे अटका हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ लिंचिंग? लिंचिंग कुछ नहीं है, झूठ पूरा इकट्ठा होके कोई भी एक पर्सन को अटैक करके या तो उसकी लाइफ लॉस हो सकती है। तो ये ह्यूमैनिटी जो है ना वो रहती नहीं है, ह्यूमन राइट का इशू इसमें है। और इंडिया में आए टाइम से वी आर विटनेसिंग द ह्यूज mob lynching cases in India. So how to tackle it is the problem. First we will see majorly type of lynching अगर हम बात करते हैं तो क्या है। सबसे पहले
इंडिया में कम्युनिटी बेस्ड लिंचिंग होती है, एक्सेप्टेंस इंटॉलरेंस अगेंस्ट द कम्युनिटी वो नहीं होती, तब ये लिंचिंग दिखी जाती है। दूसरा अगर हम देखें तो बीफ कंजप्शन के बेसिस पे भी लिंचिंग हो रही है। तीसरा हम देखें देन विच हंटिंग। अभी क्या होता है कि आपने वो भूत भुलैया देखिए, भूत बाला बोला जाता है, तो गाँवों में ऐसा बांधा है कि इसके अंदर भूत आ गई है, ये चुड़ैल है, डायन है, और डायन समझ के डायन के बेसिस के अंदर कितनी जो एक्चुअल में फीमेल होगी वो मेंटल इशू का शिकार होगी, उन लोगों को अटैक मॉब के द्वारा कर दिया जाता है। देन चौथा जो रीज़न है जो इंडिया में अंदर मॉब लिंचिंग का है वो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर बच्चों को उठाना, एक ये रीज़न है। पांचवा है ऑनर किलिंग। खाप पंचायत इज़ वेरी एक्टिव इन द रूरल इंडिया। अब एक ही कास्ट के अंदर दो जने हैं, गोत्र या अलग अलग कास्ट है, सेम नहीं है, और शादी कर रहे बच्चे वहाँ कॉलेज में जाके मिल चुके, पर यहाँ पे तो कास्ट सिस्टम या बाकी चीज़ें इतनी रिजिड है, तो वो लोग चले जाते हैं वहाँ रहते हैं, बट खाप पंचायत वहाँ पहुँच के ऑनर किलिंग कर रही है, ठीक है। एंड ये क्या हुआ, ऑनर किलिंग के लिए अकेला पंचायत का पूरा एक झुंड होगा। देन वी विल सी थेफ्ट। अगर किसी को शक हो कि ये चोरी कर रहा है, आसाम में एक इंसिडेंट हुआ गया था जो एक इंसान की मौत ले चुका था, एक एक्टिवा के बेसिस में। वो हुई थी कि नहीं हुई थी वो तो बात की बात, बट उसके बेसिस पे मॉब लिंचिंग हो रही है। सो ये मेजर टाइप की मॉब लिंचिंग इंडिया में। कारण की बात करें तो क्या कारण है इंडिया में मॉब लिंचिंग के? सबसे पहला कारण हम देखें इनटॉलरेंस इन द सोसाइटी। हमारे कहीं ना कहीं यूनिटी इन डाइवर्सिटी के वर्ड में हम लिखते हैं टॉलरेंस, पर हाल फिलहाल सोसाइटी में कहीं ना कहीं इनटॉलरेंस, नॉट हैविंग टॉलरेंस विद ईच अदर कल्चर, एक्सेप्टिंग नहीं है, उसके वजह से ये मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। सेकेंडली वी विल सी बायस रिलेटेड टू द रिलीजन, कास्ट, क्लास, उसके बेसिस पे हो रहे हैं। थर्ड, काउ विजिलेंट जो है वो खुद से ही ऑफिसर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से ही लॉ हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर एक रीज़न मुझे लगता है स्पीडी जस्टिस, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग टाइमली एग्जीक्यूशन और क्रिमिनल पनिशमेंट, ये चीज़ें फियर सोसाइटी में हटा देती है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ऑलरेडी दे आर वर्किंग विद एग्जॉस्टिंग टाइम आवर्स, इतनी स्टाफ नहीं है, उसी को चलते वो टैकल नहीं कर सकते, प्लस अदर पॉलिटिकल रीजंस ओवर देयर, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ मॉब लिंचिंग या उसके रिलेटेड कानून इंडिया की बात करें तो आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू लाइफ सबकी, ठीक है। इंडिया ह्यूमन राइट कन्वेंशन के द्वारा रेटिफाई भी किया गया है। सो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग आईपीसी के सेक्शन 300, 302 के द्वारा देखा जाता है, बट इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा स्ट्रांगली कि इस चीज़ों को रोक सके। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि इसके ऊपर पार्लियामेंट को कुछ विचार विमर्श करके एक एक्ट बनाना चाहिए। पार्लियामेंट सेंटर के द्वारा तो ऐसा अभी तक कोई एक ऐसा एक्ट बना नहीं है, कमेटी बिठाई है, पर ऐसा कोई ऐसा एक्ट बनाया नहीं है, पर स्टेट्स के द्वारा ये कोशिश चालू है। ना गवर्नमेंट की जो स्टेप्स है हमने वो डिस्कस कर लिए, सो दैट्स इट। मॉब लिंचिंग क्या है, मेजरली इतना समझो सोसाइटी में उसके हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। पहला, स्टेबिलिटी रहती नहीं है, पीस रहता नहीं, जिसके वजह से उस एरिया में कम्युनल टेंशन्स या बाकी सारी एक्टिविटीज़ बढ़ सकती है। ह्यूमन राइट्स, हर एक इंसान का एक राइट होता है, चाहे वो कल्प्रिट भी हो या ना भी हो, एक लॉ के मैनर से जाएगा, वरना अगर लॉ की ही वैल्यू हम नहीं करेंगे तो सोसाइटी में एनार्की शो होगी, एंड एनार्की इज़ नॉट गुड फॉर एनी सोसाइटी, ठीक है। सो ये मेजर हम देख सकते हैं। एंड मेन, इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो, लॉ को कोई हैंडल नहीं कर पा रहा, लॉ को मान नहीं रहा। क्लियर? Now, what is public order? Constitution provision for curbing freedom. Now, हाल फिलहाल के टाइम पे थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर के अंदर आपने जाप रिलेटेड कंट्रोवर्सी देख रहे थे, उसी के चलते पता चला कि कर्नाटका की जो सरकार है उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर जो रखा गया था उसमें एक ही वर्ड को उनके लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर करके बार बार दिया था, दैट वाई गवर्नमेंट इंटरफेयर। अब बैकग्राउंड में चलते हैं हम। फंडामेंटल राइट्स, FR, ठीक है।
सो मेजरली हमारा फंडामेंटल राइट 25 to 28 ये रिलीजन फ्रीडम के लिए है। और 25 की बात करें जो बोलता है प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड प्रोफेस या कंसाइज, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल को राइट देता है कि वो कोई भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो प्रोपोगेट भी कर सकते हैं पर फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, खुद के मन से कंसाइज रिलेशन भी बना सकते हैं भगवान के साथ जैसा चाहे, एंड दे कैन प्रोफेस दैट, ठीक है। सो उस बेसिस पे ये राइट्स इंडिविजुअल को दिए जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट है। यहाँ पे एक चीज़ डाली गई है दैट गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर ऑन 3 grounds. One is public order, second is morality, and third is we are seeing health, ठीक है। सो ये पब्लिक ऑर्डर, मॉरालिटी, हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। किस चीज़ों पे? जो इविल प्रैक्टिसेस हो या सोसाइटी के अंदर कुछ थोड़ा रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, इस रिलीजन के अंदर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, ऑन दिस ग्राउंड दे कैन इंटरफेयर, ठीक है। बट कंप्लीटली बंद करने के लिए अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता है, दे विल सी कि वो चीज़ एसेंशियल प्रैक्टिस के अंदर है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। दैट इज़ द टेस्ट। जो उन्हें लगता है प्रैक्टिस तो वो कर सकते हैं, नहीं तब ही वो चीज़ों को रिमूव किया जा सकता है। ना हिजाब की बात करें तो गवर्नमेंट ने बोला पब्लिक ऑर्डर कंसिडर करके हम बैन कर रहे हैं। एक प्ली अगेंस्ट फाइल हुई थी कि गवर्नमेंट खुद के पावर कॉलेज को कैसे दे रही है कि कॉलेज इंस्टीट्यूट डिसाइड करे यूनिफॉर्म कोड। अगर जो कॉलेज इंस्टीट्यूट में यूनिफॉर्म कोड ना हो वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करिए बैन। क्लियर? सो कहीं ना कहीं ऑन दिस ग्राउंड बातें चल रही। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर एक जनरली माना जाता है लॉ एंड ऑर्डर, बट ये बहुत वेग टर्म है लॉ एंड ऑर्डर। कंसिडरिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन राम मनोहर लोहिया, एक जजमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ऐसी कुछ एक्टिविटी जो मेजर कम्युनिटी के ऊपर, लार्ज कम्युनिटी के ऊपर इम्पैक्ट कर रही हो, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो, उस चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट बेसिस लगा सकती है टू बैन, स्टॉप, इंटरफेयर। क्लियर? सो अगर हम देखें ये पब्लिक ऑर्डर का प्रीवियस जजमेंट का मतलब है। अब कैसे कर्नाटका हाई कोर्ट देती है इसके ऊपर, वो टाइम है देखने के लिए, ठीक है। बट वी विल सी दैट क्या सही में पहनना पब्लिक ऑर्डर का इशू है जो मेजर लार्ज वहाँ की कम्युनिटी को अफेक्ट कर रहे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो व्हाट इज़ पब्लिक ऑर्डर एंड ये कहाँ पे से आया हुआ था? हिजाब के रिलेटेड था। एंड राम मनोहर Loya versus State of Bihar, 1965. The contravention of law always affect order, but before it can be said to affect public order, it must affect the community or the public at the large. ठीक है? So ये बहुत वाइड वर्ड है और उसी के एनालिसिस पे हाई कोर्ट जजमेंट देगी। Now the question is, Darwaza gas cutter, also known as gateway to hell, recently seen in the news. ये आपके न्यूज़पेपर के अंदर एक चीज़ थी जिसके बारे में बात हुई है और ये ऐसे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आप लोगों ने आई होप अपना आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। द आंसर इज़ तुर्कमेनिस्तान। अभी तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने बोला है कि जो गेटवे टू हेल है, दरवाज़ा गैस काटर, सबसे बड़ा गैस काटर है, वहाँ पे जो फायर लग रहा है पिछले 50 साल से, उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढने की बात चल रही है। और ये एग्जैक्टली पास आता है कारोकम डेजर्ट के वहाँ पे, जो आशकाबाद से थोड़े ही किलोमीटर दूर है, 260 किलोमीटर। काराकुम डेजर्ट के पास ही है दरवाज़ा गैस काटर, जहाँ पे पिछले 50 साल से फायर लगा है। तुर्कमेनिस्तान 5 कैप्शन सी लिटरल कंट्रीज़ के अंदर है जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व भी है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र रिवर is often flooded in India but not in Tibet. What could be the possible reason for? In India, it passes through a region of high rainfall while Tibet is a dry cold area.
Brahmaputra is marked by huge deposit of silt on its bed, causing the river bed to rise. Now the answer is below. आपको उसी में से सिलेक्ट करके मुझे बताना है कि ब्रह्मपुत्र रिवर क्यों वी कैन सी फ्लड लाती है पर तिब्बत में नहीं लाती. अपना आंसर कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए. Now we can see in India it passes through a region of high rainfall while Tibet is a dry cold area. Yes, Tibet is a dry cold area, पर इंडिया में नॉर्थ ईस्ट एरिया वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश आती है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, जिसकी वजह से बारिश ज़्यादा आएगी तो वॉल्यूम बढ़ जाता है. दूसरा, ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज. अब जो वहाँ से वो टर्न मारता है ना तो बहुत सारा सिल्टेशन लेकर आता है. ठीक है, नामचा बारवा से टर्न मार के एंटर होती है सियांग के नाम पे और बहुत सारा सिल्टेशन लेके ब्रह्मपुत्र एंटर होते हैं. अब इतना ज़्यादा सिल्टेशन, सो वी विल सी लाइक ये पानी का पात है. ठीक है, मेंडर करती है ना. इसी पात के अंदर अभी सब जो इधर ये अगर हम लेवल की बात करें तो इतना लेवल होना चाहिए. इतने लेवल पे सिल्टेशन आ गया तो उसको पैसेज कितना कम हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या होगा, आसपास के एरिया में स्प्रेड होना शुरू कर देगा. दैट्स द रीज़न ब्रह्मपुत्र ब्रिंग लॉट्स ऑफ फ्लड इन इंडिया. नाउ IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, क्या है ये IPO? तो पहले ये समझते हैं हम. IPO की बात करें, रिसेंटली LIC का IPO आ रहा है, ड्राफ्ट हेयरिंग पे, रेड ड्राफ्ट हेयरिंग में चला गया है. तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि IPO क्या होता है, कौन इसमें इन्वेस्ट करता है. ठीक है, तो वी विल सी व्हाट इज IPO, हु फिक्स द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज एंड हु कैन इन्वेस्ट इन IPO. तो जनरली IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, we have Bombay Stock Exchange, we have National Stock Exchange. अब यहाँ पे एक लिस्टेड कंपनियाँ होती है. ठीक है, अभी उन लिस्टेड कंपनीज के ऊपर आप उनके शेयर ले सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों में लिस्टेड नहीं हूँ, मैं अपनी कंपनी खोल रही हूँ और मुझे पैसे चाहिए मार्केट से, तो ऐसे ही मुझे नहीं मिलेगा. मैं ऐसे ही बोलूँ चलो IPO में रिलीज को, कोई नहीं लेना है. मैं इन पे लिस्ट होंगी, मैं यहाँ पे IPO लॉन्च करके लिस्ट होंगी, तब लोग खरीदते हैं. ठीक है, सो ये बेसिकली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दो प्रकार की होती है. एक तो फ्रेश इशू, मतलब मैं नए शेयर्स मार्केट में निकाल रही हूँ एकदम फ्रेश, और वो पैसा जाता है एग्जिस्टिंग मार्केट स्टेक होल्डर्स है, उन लोगों को, कंपनी के एक्सपांशन, उस सब चीज़ों के लिए ये पैसे जाते हैं. ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ मेजरली कंपनी के पास रुपए जाते हैं, इस तरीके से याद रखना. अगर मैं बात करूँ IPO का दूसरा तरीका, फ्रेश इशू नहीं बट ऑफर फॉर सेल, मेरे पास जो है शेयर उसको मैं ऑफ़र दे रही हूँ सेल के लिए. अब ये मेजरली जो प्रमोटर्स है वो करते हैं, उन्हें कहीं पैसे चाहिए वापस से, उन्होंने जो प्रमोट किया था और दूसरी कंपनी में डालना है, उन्हें इसमें रहना नहीं. सो दे लॉन्च दिस ऑफर फॉर सेल, तो वो डायरेक्ट प्रमोटर्स जो होते हैं उनके पास जाता है. अब LIC की बात करें तो मेजर एक ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उनको इसके पैसे जाने वाले हैं. ठीक है, LIC के पास पैसे नहीं आने वाले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे आने वाले. अगर फ्रेश इशू होते तो LIC के पास आते. नाउ ये बात रही IPO के दो प्रकार होते हैं, फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल. IPO जनरली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. अब कहाँ कौन करता है, मेजरली कोई भी कंपनी नहीं जा सकती, उसके लिए भी क्राइटेरिया डिफाइन होते हैं. आपका नेट वर्थ कितना है, आपका असेट कितना है, एंड प्री टैक्स 15 साल से आपका कितना है, उसके बेसिस पे एक लाइन दी होती है जहाँ पे जिनका होता है उन्हीं को ही IPO के लिए, लिस्टिंग के लिए दिया जाता है. नाउ
बैक ओवर हियर, सो बेसिकली LIC गवर्नमेंट की कंपनी है. इट वॉज सेटअप इन 1956 एंड सबसे बड़ी इंडिया की इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी है. नाउ सेबी के द्वारा जो भी IPO की लिस्टिंग होती है उसके नॉर्म्स वॉर्म्स सेबी ही देखता है. सो अगर एसेट की बात करें तो एटलीस्ट 3 करोड़ होना चाहिए, नेटवर्थ 1 करोड़ होना चाहिए. एंड ये पिछले 3 साल की बात है, ऐसा नहीं आज मेरा हो गया तो मैं चली जाऊँ, पिछले 3 साल से ये कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है. देन प्रोसीड ऑफ IPO, हमने फ्रेश इश्यूज़ की बात की थी, एन ऑफर फॉर सेल, वो सब की भी बात हो चुकी है. ना हु फिक्स द प्राइसेस ऑफ दिस शेयर, कौन फिक्स करता है? सेबी. नो, नोटेड, सेबी डू नॉट इंटरफेयर इन दिस. अभी मैं ऐसे ही जाके बोल नहीं सकती NSE BSE को आई वांट टू नो, आई हैव टू गो विद द मर्चेंट बैंक. मर्चेंट बैंक कैन बी HDFC, कोई भी मर्चेंट बैंक होगी उनके पास जाऊंगी, वो मेरा असेट दिखेंगे, सारा कैलकुलेट करेंगे, उसके बेसिस से एक एवरेज प्राइस निकलेगी और वही जाके मेरा ड्राफ्ट भरेंगे रेट हियरिंग में. फाइनली वो सबमिट होगा, फिर एक तारीख आएगी जिस दिन वो लॉन्च होगा. ठीक है. एडवांटेज क्या है कंपनी को लिस्ट करने का? तो सबसे पहला, मार्केट से पैसे हम ले सकते हैं ईजी रेट्स के अंदर. लोन मिल नहीं रहा बिकॉज ऑफ NPA, तो एक तरीका वो है. दूसरे तरीके की बात करें, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें निकलना हो तो एक गेटवे हमें नए मिल जाएंगे. ठीक है. तीसरा अगर बात करें, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो चले जाएंगे. एंड मेजर ये है कि जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है पर उसे एक्सपांशन करना है तो वो क्या करेगा? FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग भी निकाल सकता है. तो इस तरीके से एडवांटेजेस है कोई भी लिस्टेड कंपनी के, एंड दैट्स द रीज़न लिस्ट होके बाद में IPO निकलता है. ना कौन इन्वेस्ट कर सकता है? सो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जो फॉरेन पोर्टफोलियोज वाले होते हैं, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, हमारे पेंशन्स कंपनी, ये सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं. दूसरा, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जिनकी 2 लाख से कम की लिमिट हो टू इन्वेस्ट. तीसरा है हाई नेट वर्थ, जो 2 लाख से ज़्यादा की रकम रखते हैं और 18 साल से बड़ा होना चाहिए और एक डिमेट अकाउंट होना चाहिए टू ऑल हैव दिस. नाउ बिफोर गोइंग फॉर द इन्वेस्टमेंट व्हाट यू नीड टू सी, सबसे पहले इतना सा देखो, कंपनी के बैकग्राउंड चेक होते हैं, उसके सालाना किस तरीके से डिविडेंड, कितना प्रॉफिट है, लॉस में है, क्या है, वो चेक किया जाता है. एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कितने इंटरेस्टेड है उस शेयर को खरीदने में, वही बता देता है कि आने वाले टाइम पे इसका IPO कितना मार्केट में सर्च करेगा. ना दैट्स इट फॉर इट. नाउ फेट ऑफ द अफगान रिजर्व इन द US, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अफगान रिजर्व का क्या फेट निकला है वो बात है. अभी न्यूज़ में इसलिए है, समथिंग अराउंड 9 बिलियन वॉज द अमाउंट ऑफ द अफगानिस्तान, जो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर है. सबसे ज़्यादा 7 बिलियन जितनी US के अंदर रिजर्व है, बाकी स्विट्ज़रलैंड, UAE और थोड़ी बहुत कंट्रीज़ के बाद रिजर्व है. तो ये जो 7 बिलियन अमाउंट है, ये कुछ दोहा में अग्रीमेंट हुआ गया था बाय ट्रम्प एंड तालिबान. जो मीटिंग चल रही थी तब बात हुई थी कि ये पैसे दे दिए जाएंगे जो आने वाली अफ़गानिस्तान में एक समझौते से दोनों मिलके एक सॉल्यूशन लाके सरकार बनाते हैं, उन्हें ये रुपए दे दिए जाएंगे. अब हुआ क्या है, ये अभी बाइडन का एक रिसेंटली स्टेटमेंट आया है दैट जो 7 बिलियन अमाउंट है उसमें से थोड़ा पैसा जाएगा अफ़गान के लोगों के लिए जहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उनके खाने पीने के लिए. बाकी मेजर जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये पैसे उन लोगों तक पहुँचाए जाएंगे. उसके अलावा जो बाकी का रकम है वो US की जो 9/11 के विक्टिम्स है उनके फैमिली वाले, उन लोगों को इनके रुपए दिए जाएंगे. सो इसी पे वाद विवाद है कि US के लोगों को क्यों रुपए, हमें क्या लेना. तालिबान का कहना है ये तो हमारे नेशन रिजर्व का थ्रेफ्ट है. तालिबान का ये भी कहना है कि हमारे रुपए, हमारे लोगों के रुपए आप अपने लोगों के लिए कैसे यूज़ कर रहे हो. सो वही हमें समझना है. नाउ सोर्सेज आई हैव टोल्ड यू, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, UAE, उनके पास बाकी के अमाउंट है. इट इज़ द मनी बिलोंग टू द अफगानिस्तान बैंक. ठीक है. और यही बैंक के रुपए है. अब बेसिकली US गवर्नमेंट ने फ्रोज़न कर दिए फंड जब से तालिबान ने टेक ओवर ले लिया था, तो वो 1 कप के टाइम से फ्रोज़न था. अभी उसको यूज़ करने की बात चल रही है. ना रीज़न US ने दिया गया है कि भैया जो हमारी डील थी उसमें ये हमने बोला था कि आप एक मिल के सॉल्यूशन लाओगे, गवर्नमेंट और तालिबान मिल के, और फिर ये पैसे दिए जाएंगे. अब आपने ये माना नहीं, आप तो फोर्सफुली आ गए हो. ठीक है. सरकार तो भाग गई, सॉल्यूशन आया नहीं है, तो इसलिए ये पैसे दिए नहीं जाएंगे आपको.
Now, even US has gold deposit of Afghanistan of the government King Zahir Shah, जो किंग थे अफ़गानिस्तान में उस टाइम का अफ़गानिस्तान, और आफ्टर द रिवॉल्यूशन जो तालिबान का रिवॉल्यूशन आया है उसके बाद जो तख्ता पलट हुआ है और जो टर्मोइल अभी तक चल रहा है वो दिख रहा है हम सबको ना। डोमेस्टिक सिचुएशन देखे, सप्लाई लाइन क्रंच है, अभी रिसेंटली इंडिया वीट और वो सब भेज रहा है। दूसरा हाइपर इन्फ्लेशन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ख़राब हालत में है लोगों की, और उसी के बेसिस पे ये पैसे यूज़ करने की बात चल रही थी। एंड नाउ द स्टेटमेंट के अब देखने की चीज़ ये है, कहीं ना कहीं वो पैसे में से सिर्फ 3.5 बिलियन जितना ही अफ़गानिस्तान के लोगों को दिया जाएगा, बाकी के जो पूरे पैसे हैं वो यूज़ किए जाएंगे यूएस के द्वारा फॉर द फैमिलीज़ जो डिमांड कर रही थी कि ये पैसे हमें दो, हमारे लोग लॉस हुए 9/11 अटैक, तो यूएस ने बोला कि जो बिन लादेन थे उनको आप सपोर्ट करते थे, ठीक है, और कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क के ऊपर जो अटैक हुआ है तो वो भी आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, इसलिए वो लोग रुपए हम यूज़ करने की बात कर रहे हैं। सो 3.5 बिलियन ओनली फॉर अफगान पीपल फ्रॉम 7 बिलियन। एक और चीज़ याद रखने की बात है यहाँ पे, यूएस ने ये बोला है कि ये पैसे अफ़गान के खुद के नहीं है, ये बड़ी बड़े कंट्रीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने दिए गए थे टू सस्टेन अफ़गानिस्तान, ठीक है, तो ये बाकी के पैसे आपके है ही नहीं, तो आप बोल सकते हैं हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं। सो ऑब्वियसली आफ्टर दिस तालिबान क्या बोलेगा, भैया ये तो इनजस्टिस है, इनजस्टिस की बात कर रहे हैं तालिबान कि आप हमारे साथ इनजस्टिस कर रहे हो। इसलिए इट शुड बी अ वेरी लाफिंग सीन ओवर हियर दैट, जो ऐसे हंसने की चीज़ नहीं है, बट यूक्रेन में जो हाल फिलहाल वॉर हो रहा है, so, तालिबान से एक स्टेटमेंट आया है, अफ़गानिस्तान की जो तालिबान है, तालिबान को रिकॉग्नाइज़ अभी तक नहीं किया है, इंडिया ने मना किया रिकॉग्नाइज़ करने में सारे स्टेट्स को, कंट्रीज़ को, कि भैया हक्कानी का नेटवर्क अभी भी जुड़ा हुआ है, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप रिकॉग्नाइज़ करने से पहले सोच लो। तालिबान हैव सेड रिसेंटली कि दोनों कंट्रियों को लड़ना नहीं चाहिए, इन शांति से एक पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। नाउ सी कौन बोल रहा है, ठीक है, सो इस तरीके से भी चीज़ें होती रहती है। नाउ क्वेश्चन अबाउट दी लासा फीवर, क्या है ये लासा फीवर, ठीक है, तो लासा फीवर रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था, यूके में 1-2 जनों की मौत हुई है उसके बेसिस से, जो कहीं ना कहीं रिलेशन में आया गया कि वो माइग्रेट हुए थे या घूमने गए थे अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जहाँ पे एक जगह है नाइजीरिया के पास लासा, वहाँ से ये वायरस का ओरिजिनेशन हुआ है। सो बेसिकली एक टाइप का वायरस है, फैलता है चूहों से, जो प्लेट्स हो वहाँ पे उनके फैकेसेस या फिर उनसे बॉडी के जुड़े हुए जो भी चीज़ें पड़ी हो और वो यूज़ कर दी जाती, तो वो वायरस का इफ़ेक्ट उस पर्सन में पाया जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इतना रेट नहीं है, लो रेट है, बट कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज रिसेंटली 3 जनों की मौत हुई गई है ना। ये है नाइजीरिया, जहाँ पे लासा करके जगह है, वहाँ से ही ये आया था। सो यू कैन सी पी ऑफ रेड एंड सलाइवा, जिससे ये स्प्रेड होता है, ट्रांसमिशन होता है, 7 से 12 दिन लगते हैं इसे डेवलप होने में, इसके सिम्टम्स आने में। सो दैट्स वाई इट इज सेड ऑलवेज वॉश योर प्लेट्स, हैव हाइजीन, वो सब का ध्यान रखो। सिम्टम्स में अगर देखें तो फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, कफ, वॉमिट, डायरिया, चेस्ट पेन, स्टमक एक। सो और वो सारे वायरस के सिम्टम्स सेम ही होते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा वायरस चल रहा है। सो दिस इज़ फॉर द लासा फीवर। जनरली यूरोपियन एंड बाकी की एजेंसी से पता चला है कि कहीं ना कहीं 80% लोग जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम्स नहीं है। अब क्या है, इसमें स्प्रेड की बात करें तो लो है, डेथ रेट इतना नहीं है। किन में होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हो उन्हें अफेक्ट हो जाए तो उनमें डेथ रेट ज़्यादा बढ़ने की संभावना है ना। चीज़ें इस तरीके से इधर आप देखो, सीरियालोनी, लिबेरिया, देन ग्यूना, नाइजीरिया, यहाँ पे ये एंडेमिक वायरस है ना। रेड से होता है इतना याद रखना, 1 से 3 वीक लगते हैं इसको सिम्टम्स को बढ़ने में, और सिम्टम्स सिमिलर ही है। अब बेसिकली 2 वीक के बाद जब सिम्टम्स इतना ज़्यादा हो जाए, कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है और डेथ की संभावना हो जाती है। पर अगर ट्रीट करो तो जनरली एक डेफनेस रह जाती है इसके वजह से, बहरापन। That's it. Now, Social Security Code of 2020 bring which of the following under the ambit of Social Security Scheme, including for their insurance and health. ये लिखे गए हैं, आप जरा सोचिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए।
सो मेजरली वेजेस के 4 कोड हुए हैं टोटल, जो लेबर कोड बोलते हैं 4 कोड है, उसमें से एक वेज कोड है, एक सोशल सिक्योरिटी कोड है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है और एक इंडस्ट्रियल रिलेटेड कोड है। अब इसी कोड के अंदर बात की गई है कि ऐसे सेक्टर जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स हो, गिग प्लेटफॉर्म्स वाले हो, या फिर बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो, ठीक है, इन लोगों की कोई सोशल सिक्योरिटी कोड नहीं है। अगर जॉब छूट जाए, कुछ हेल्थ इशू आ जाए, कोई है ही नहीं सिक्योरिटी, फॉर्मल है ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, उसी के लिए इस कोड के द्वारा एक फंड बनाया जा रहा है। सो यही 3 चीज़ आंसर करेक्ट है, ये आंसर विल बी 3। तो आपका होमवर्क ये होता है कि वो चारों के चारों कोड लेबर लॉ के जो मिश्रण करके टोटल 4 बनाए, वो उसके प्रोविजन आप एक बार देख लीजिए। नाउ इंडिया currently has bilateral free trade agreement with which of the following countries? Japan, Australia, UK, Singapore. Select the correct answer code. Have your time and put down your answer in the comment section. Now, ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी बायलैटरल एफटीए की मीटिंग्स चल रही है, हुआ नहीं है फाइनल, ठीक है। जापान एंड सिंगापुर ही मात्र ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। बाकी बात चल रही है यूएई के साथ, यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, कनाडा के साथ, इवन इसराइल के साथ भी डायलॉग्स चल रहे हैं। क्लियर ना। पीएम गति शक्ति, प्रगति की गति, भारत की शक्ति। सो मेजरली गति शक्ति हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बाकी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसे स्पीड में करने के लिए एक डेडिकेटली पीएम का विजन आया है, एक प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं इसे। जनरली ये बजट से पहले भी अनाउंस हो गया था, पर बजट में इसके लिए अच्छे से प्रावधान दिए गए हैं। सो बताया गया है मिनिस्ट्री प्लान टू डेवलप 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 23 अदर की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। नाउ MMLP ये होते हैं, ये एक एरिया है, कोई आसपास हब है, इंडस्ट्रियल हब्स है, वहाँ से सामान ले जाने के लिए अलग अलग मोड्स के ट्रांसपोर्टेशंस लॉजिस्टिक्स होने चाहिए। सो ऐसे सारे पार्क्स क्रिएट करने वाले हैं इसके अंदर। अब मेजरली ये जो गति शक्ति है उसका एक प्रावधान ये है कि अभी तक क्या हो रहा था, सरकार सिलोज में काम कर रही थी। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि नया रोड बनाए, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद वो रोड को तोड़ के वहाँ पे पाइपलाइन बन रही होती है। तो यह जब बन रहा था पहले ही पाइपलाइन डाल देते, फिर रोड बनाते, अब वो पाइपलाइन बन गई, आपस से रोड वैसा का वैसा, फिर उसको पता नहीं कब बनाने आएंगे। सो वेस्ट ऑफ फंड, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज ये हुआ जा रहा है, इंटर कोऑर्डिनेशंस की कमी है। इसी के चलते पीएम गति शक्ति एक पोर्टल डेडिकेटली लाया गया है जहाँ पे सारी मिनिस्ट्रीज उनके जो प्रायोरिटी वाले जो प्रोजेक्ट होंगे वो देख रहे होंगे किस तरीके से काम हो रहा है, रिसोर्सेज का कहाँ गैप है, वो सभी चीज़ों को कोऑर्डिनेशन करके करने वाले। मेजरली 6 पिलर है इसके अंदर एंड वी विल बी सीइंग जो मेजर जोन्स है, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, फिशिंग, एग्री जोन, इवन भारतमाला सागर वाला, इनलैंड वाटरवेज, इन सबको कॉम्प्रिहेंसिवली इसके अंदर कवर करने की बात हुई है। सो बिसाग ये भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिव, ये नेशनल इंस्टीट्यूट के तरीके से आ चुकी है, गांधीनगर में ही है। ये यूज़ किए करेंगे हम लोग इससे स्पेटियल प्लानिंग टूल्स, इमेज कहाँ पे क्या कितना बनना है, कितना बाकी है, दैट मिनिस्ट्री कैन विजुअलाइज। नाउ इससे क्या होगा, सबसे पहले जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्हें पता चलेगा कहाँ पे क्या क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना बिजनेस प्लान डेवलप कर सकते हैं। अब सोचो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, बीच का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा कुछ बना दिया, रोड एवरीथिंग फैसिलिटी, तो वो जो आसपास के एरिया है ना वहाँ पे बिजनेसमैन आए के काम करने, ठीक। अब वो काम करेंगे तो क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होगी, जॉब क्रिएट होगी, अपॉर्चुनिटीज़। सो हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान है जहाँ पे सारी इनिशिएटिव मिनिस्ट्री की डाली होगी, गाइड करेगी इकोनॉमिक जोन्स एंड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रीजनल इम्बैलेंस है उसे रिमूव करने की बात है एंड टू एड दी फास्टर ग्रोथ। कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो भी सेंट्रलाइज एक पोर्टल होगा, हर एक मिनिस्ट्री की जो भी एक्टिविटी होगी, सब कुछ किस तरीके से चल रहा है उधर प्रेजेंट होगा। देन वी विल सी प्रायोरिटाइज, जो मिनिस्ट्री के लिए ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है उसे वो प्रायोरिटाइज करके
कर सकते हैं रिसोर्सेज का इस्तेमाल, क्रॉस सेक्शन इंटरेक्शन भी हो सकता है, ऑप्टिमाइजेशन। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट चल रहा है एंड दे आर सीइंग कि इतना हो गया है, यहाँ पे कुछ क्रिटिकल गैप, सो दे कैन ऑप्टिमाइज द टाइम एंड रिसोर्सेज के उसे कम करने के लिए। देन सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन अब एक प्रोजेक्ट में एक मिनिस्ट्री नहीं, बहुत सारे मिनिस्ट्री के भी इंटरलिंक प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो दे कैन सिंक्रोनाइज टू दिस। एनालिटिकल की बात करें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टूल्स अवेलेबल है, GIS, PS, स्पेक्ट्रल इमेजनरीज, एवरीथिंग वी कैन सी। डायनामिक, all ministries and department will now be able to visualize, review and monitor the progress of cross sectoral projects. एक dynamic portal है ये। So that's it, now we will focus on our prelim series. सबसे पहले the very cute कोला, जो ऑस्ट्रेलिया की एक स्पीसीज है, वो इसका स्टेटस चेंज कर रहे हैं वल्नरेबल से एंडेंजर में। The reason behind is after the big bushfire, the summer, black summer जिसे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे इनकी तादाद कम हो चुकी है। मेजरली शुरुआत होती तो बहुत बड़ी प्रिमिटिव स्पीसीज़ है, पर सिर्फ एक ही बची है हाल फिलहाल के टाइम में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, NSW, साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया कैपिटल टेरिटरी, यहाँ पे ये मिलती है। अभी क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने आइलैंड में गए एंड एग्रीकल्चर शुरू करा। अब क्या, जो इनका हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, और उसके वजह से आज के टाइम पे भी वो इक्लिप्टस लिव्स के ऊपर अपना हाहार रखते, वो इतना एनर्जी उनको देता नहीं है, बट इसके वजह से वो 18 घंटे सोते कि वो अपना एनर्जी कंज्यूम होने से मतलब प्रॉपरली इस्तेमाल कर सके। तो उसी के चलते ऑलमोस्ट अ टाइम है कि ये स्पीसीज़ ख़त्म होने वाली है। 12 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड वर डिस्ट्रॉयड NSW में, तो ये स्पीसीज़ कहीं ना कहीं 2050 में एक्सटिंग होने वाली है। उसी के नज़र रख के ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन ने अनाउंस किया है कि 35 मिलियन एक स्पेंडिंग रखा जाएगा फॉर नेक्स्ट 4 ईयर टू कंजर्व द कोला पॉपुलेशन। रिसेंटली एक और मेजर थ्रेट है स्प्रेड ऑफ क्लेमिडिया, एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जो ब्लाइंडनेस ऑफ सिस्ट कोला रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए ये न्यूज़ में थी। सो रिमेंबर, वल्नरेबल से इसको एंडेंजर की तरफ कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। इक्लिप्टिस लिव्स के ऊपर रहती है एंड अब सिर्फ एक ही मात्र ये स्पीसीज़ बची है, फैसिलोकर्टस सिनेरस जो स्पीसीज़ का नाम है, ये एक ही मात्र बची है। ना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, मेजरली अभी एक लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जो एडल्ट एजुकेशन वर्ड हटा के एजुकेशन फॉर ऑल, एडल्ट एजुकेशन का डेफिनेशन में आधे लोग बाहर रह रहे थे, उसी को ही चेंज करके एजुकेशन फॉर ऑल कंसिडर करके एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ना। ये अलाइन है विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब इसी के अंदर जो एज 15 से ज़्यादा के लोग या 15 या उनसे ज़्यादा जो नॉन लिटरेट है उनकी पढ़ाई के लिए होगा। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जो होनी चाहिए वो दिया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, नॉर्मल एजुकेशन दिया जाएगा एंड फाइनेंशियल लिटरेसी और बाकी की एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब ये गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट्स की जो स्कूल्स है सारी टीचर सब फेस हुआ जाएगा एंड मीडिया सारे मटेरियल के लिए ये एक प्रॉपर प्रोग्राम नाम चेंज कर दिया है जिसको बोल दिया गया है एजुकेशन फॉर ऑल। याद रखना, नॉन लिटरेट फॉर द एज 15 एंड अबव। सो बजट 5 साल के लिए है 1037.90 करोड़। We have discussed the objectives. So 50 lakh teachers will be there who will participate, workshops वो सब किया जाएगा। Now अतुकल पोंगल फेस्टिवल, अतुकल पोंगल फेस्टिवल बिकॉज ऑफ कोविड गवर्नमेंट ने इसको रिस्ट्रिक्ट करके बोल दिया कि अब घरों में बनाओ, मंदिर आने की ज़रूरत नहीं। एक मास गैदरिंग फीमेल्स की होती है 9वें तारीख फेब के अंदर जो प्रोग्राम चलता है उसके 9th डे को ये गैदरिंग होती है मग के टाइम पे, ठीक है। अब क्या होता है, दे आर मेकिंग अतुगल का मतलब एंड पोंगल का मतलब, पोंगल का मतलब होता है तो बॉयल होता है, ये बेसिकली शायद गॉड भगवती पूजा करते हैं चीज़ है ये प्रैक्टिस। ये इनका सेंट्रल कैरेक्टर तमिल एपिक कतिकरम। अभी कन्नकी क्या है, एक परफेक्ट आइडल वुमेन, उसी
बेसिस में बहुत सारे वहाँ पे एक कथा लिखी गई है, वो प्रोग्राम तब से ही चला आ रहा है। वुमेन परफॉर्म करती है और प्रसाद दिए जाते हैं, और ये प्रसाद वहाँ पे इकट्ठे होकर वुमेन्स बनाती है, जिसको बोलते हैं पायसम, जिसमें पुडिंग, राइस, जैगरी, कोकोनट कॉम्बिनेशन को गैदर करके ये भगवान को धराया जाता है, गॉडेस भगवती को। ठीक है, सो दिस इज द अतुगल पोंगल इमेज। इसी के चलते यू कैन सी देयर इज नो सोशल डिस्टेंसिंग, इसी के चलते इस बार सरकार ने बोला आप घर पे करो। ठीक है, नाउ सोलोमन आइलैंड, बेसिकली सोलोमन आइलैंड आया है पैसिफिक ओशियनिक कंट्रीज़ के अंदर। ठीक है, और अभी यूएस अपना वहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, क्योंकि चाइना का दबदबा उस एरिया में बढ़, सो वो नहीं चाहता सोलोमन आइलैंड्स में भी बाकी के आइलैंड्स में कुछ हो, इसलिए यूएस इज इन्फ्लुएंसिंग। हमारे लिए मेजरली क्वेश्चन आ जाता है मैपिंग के बेसिस में। सो साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर है 6 मेजर आइलैंड एंड छोटे छोटे 992 आइलैंड्स है ओशियाना में, और ये ट्रॉपिकल वॉल्केनो आइलैंड्स है, कोरल्स है। रिमेंबर पैसिफिक रिंग पपुआ न्यू गिनी के ईस्ट में आता है। सो ये पपुआ न्यू गिनी यहाँ पे ईस्ट में आता है, एंड यहाँ पे वंतानू है जहाँ के वेस्ट में ये सोलोमन आइलैंड्स आते हैं। इट्स अ चेन ऑफ आइलैंड्स। नाउ वी विल सी दैट दिस वॉज अ ब्रिटिशर, पर ये अब इंडिपेंडेंट रिपब्लिक की तरीके से काम कर रहे हैं। हनारिया इज द कैपिटल ऑफ सोलोमन आइलैंड। सी दिस इज द सोलोमन आइलैंड, दिस इज मैनातुआ एंड दिस इज पपुआ न्यू गिनी। So this is the Solomon Island और ये है होनियारा, the capital. Now मेदाराम जतारा, याद रखना साउथ पैसिफिक ओशन में मेदाराम जतारा, ये बहुत बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल माना जाता है आफ्टर कुंभ मेला, और उसी के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री ने 2.26 करोड़ रुपीस डाले गए हैं वहाँ पे एक्टिविटीज़ होने के लिए। कोया ट्राइब तेलंगाना के आसपास जो मेजर एक ट्राइब है कोया टाइप, उन्हीं का ये फेस्टिवल एक लार्जेस्ट गैदरिंग होती है आफ्टर कुंभ मेला ओवर हियर, जो सेलिब्रेट होते हैं ऑन दी फैब फुल मून डे के टाइम पे, वंस इन अ 2 ईयर मग के टाइम पे फैब में। ठीक है, सो गॉडेस समाका एंड सरलमा मदर एंड डॉटर जिन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट दी अनजस्ट लॉ, उन्हीं गॉडेस की तरीके से पूछ के दिस होल गैदरिंग बिन हैपनिंग ओवर हियर। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आ जाता है, सिग्निफिकेंस ये है इसका कि ये तेलंगाना का स्टेट फेस्टिवल है, ट्राइबल कल्चर भी है। यू कैन सी लास्ट एकदम मास की गैदरिंग होती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर भी ये फीचर है। इम्पॉर्टेंटली मेदाराम एक रिपोर्ट प्लेस है एतुरंगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड सेंचुरी के अंदर ही आई है और वहाँ पे ये गैदरिंग होती है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दंडकारनिया एक माननीय सर्वाइविंग फॉरेस्ट बेल्ट है तेलंगाना के अंदर, जहाँ पे ये सेंचुरी और वहाँ पे ही ये मेदाराम जतारम वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ जाता है। सो आई होप आप लोगों के डाउट्स हो सकते तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी कैन हैव डिस्कशन नेक्स्ट टाइम ओवर देयर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।